हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। ये हमारे 85 इंपॉर्टेंट टॉपिक का टॉपिक नंबर 59, 60, 61, 62 है, ठीक है। और इसमें जो चैप्टर कवर करने वाला हूँ वो है हमारा हाइड्रोकार्बन। इससे पहले मैं ऑर्गेनिक में जो रिएजेंट्स होते हैं, नेम रिएक्शन और जो आईपीएससी पूरा है, आइसोमेरिज्म और GOC1 करा चुका हूँ, ठीक है। इसको अच्छे से तैयार कर लेना। ये सब चीज़ें अच्छे से तैयार किए रहोगे तब हम जाके एक प्रॉपर रिएक्शन करा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि सब चीज़ें रिक्वायर होती हैं एक रिएक्शन कराने के लिए, तो इनको अच्छे से तैयार कर लो, ठीक है, ताकि हम लोग का रिएक्शन जो है ईजी हो जाए। और इसका जो PDF है मैं टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर दूंगा, उसको वहाँ से ले सकते हो। देखो मैंने ये पूरा रिएजेंट के वीडियो डाल चुके हैं, ठीक है। नेम रिएक्शन हो चुका है हमारा, और ये 2 वीडियो और आ चुके हैं जिसमें मेरा ये पूरे 6 टॉपिक थे और इसमें 3 टॉपिक थे, और ये हमारा पूरा GOC1 था, ठीक है। तो इसको अच्छे से तैयार करना। अभी देखना, तुम लोग खुद देखोगे कि यहाँ पे हर एक चीज़ें आएंगी। नेम रिएक्शन अब आएगा, तो ये नेम रिएक्शन तुम्हारा पहले से तैयार है, तुमको यहाँ पे पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना। इसलिए मैं सब जितना भी नेम रिएक्शन सब एक साथ करा दिया। जो रिएजेंट्स थे सब करा दिया हूँ, अभी आएगा लिंडार्ड कैटालिस्ट, ठीक है। तो ये सब चीज़ें भी आएंगी। लिक्विड सोडियम अमोनिया आएगा, वो सब चीज़ें अभी आएंगी। तो ये सब मैं रिएजेंट में ही करा दिया, इसलिए बोल रहा हूँ कि उसको अच्छे से कवर कर लो। 40-40 मिनट की वीडियो में अच्छे से कर लोगे तो ये सब चीज़ें तुमको बहुत ज़्यादा इजी लगेगा कि ठीक है ये सब हमको आता ही है। तो चलो शुरू करते हैं, ठीक है। हम लोग का हाइड्रोकार्बन चैप्टर। सबसे पहले मैं बता दूँ, एडिशन रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो जब हम लोग एडिशन रिएक्शन पढ़ते हैं, वैसे मैं बताया था कि जो रिएक्शन होते हैं मेनली 4 टाइप के होते हैं। कौन से होते हैं? एक होता है एडिशन रिएक्शन, ठीक है। दूसरा होता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तीसरा होता है एलिमिनेशन, और चौथा होता है रीअरेंजमेंट रिएक्शन। रीअरेंजमेंट मैं बता दिया हूँ कैसे करना होता है GOC1 वाले वीडियो में, ठीक है। अब पढ़ने आ रहे हैं एडिशन रिएक्शन। तो देखो एडिशन रिएक्शन जो होता है ये हो सकता है या तो होमोलिटिक क्लीवेज के द्वारा हो या तो हेट्रोलिटिक क्लीवेज के द्वारा हो। हम लोग जानते हैं होमोलिटिक क्लीवेज, GOC फर्स्ट में पढ़ें। जब होमोलिटिक क्लीवेज होता है तो फ्री रेडिकल्स बनते हैं, और इस टाइप के रिएक्शन को बोलेंगे फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, ठीक है। और ये कहाँ पे होता है, किस टाइप के कंपाउंड में होगा, ये याद कर लेना। जो फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन होगा कहाँ पे होगा? एल्कीन में होगा। इसको याद कर लेना। ये इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो कैसे बताओगे, ये याद होना चाहिए कि एल्कीन में ही होता है फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। कब? जब पेरोक्साइड इफेक्ट हम लोग देखते हैं, पेरोक्साइड के प्रेजेंस में होता है, ठीक है। इसी तरीके से हेट्रोफिलिक रिएक्शन, हेट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन किस में होगा? आयंस में, ठीक है। अब ये 2 टाइप हो सकता है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। यदि हमारा आयन जो है इलेक्ट्रोफाइल है तो इलेक्ट्रोफिलिक होगा, यदि हमारा आयन जो है न्यूक्लियोफाइल है तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कौन देते हैं? एल्कीन और एल्काइन। एल्कीन और एल्काइन जो होते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं, जबकि हमारे एल्डिहाइड, कीटोन और साइनाइड्स क्या देते हैं? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। जब हम लोग कार्बोनिल कंपाउंड पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये पढ़ेंगे NAR, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ओके। देखो अगर हम लोग जनरली बात करें कि जो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है कितने स्टेप में होता है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ये 2 स्टेप में होता है। एक फर्स्ट स्टेप होता है, ठीक है, उसमें सबसे पहले अब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है तो हमारे जो फर्स्ट स्टेप होगा उसमें इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है पहले, और बाद में दूसरे स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, ठीक। तो याद कर लेना इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में सबसे पहले अटैक कौन करता है? हमारा इलेक्ट्रोफाइल करता है, ठीक है। और इसमें एक रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा जिसमें कार्बोकैटायन बनता है, ठीक है। और इसी की स्टेबिलिटी हम लोग चेक कर लेते हैं कि स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा है, किस कार्बोकैटायन की। यदि कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी ज़्यादा है उसी का प्रोडक्ट ज़्यादा बनता है, ठीक है। तो कह रहा है कि रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन पॉसिबल होता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में, ठीक है। जो रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप +M पे डिपेंड करता है, और स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप, ठीक है। तो ये इतना था इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के बारे में, ठीक है। ये मैं बता दी हूँ कैसे होता है, ये जब मैं पढ़ा रहा था रिएजेंट्स तभी कराया था, ठीक है। चलो अब देखते हैं हम लोग कैसे बनाते हैं एल्कीन। हम लोग सबसे जो पहला टॉपिक हमारा वो क्या है? एल्कीन है, सॉरी एल्केन है। यहाँ पे गायब हो गया एल्केन, ठीक है। यहाँ पे जो मेरा पहला टॉपिक था एल्केन था, वो यहाँ पे है नहीं, गायब हो चुका है। मैं लिख देता हूँ एल्केन। तो एल्केन का हम लोग सबसे पहले देखते हैं नेचर कैसा होता है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे जो टॉपिक हमारा है एल्केन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। पहला टॉपिक हमारा एल्केन होगा। इसी तरीके से एल्कीन पढ़ेंगे, फिर एल्काइन पढ़ेंगे, और फिर बेंजीन पढ़ के हमारा जो पूरा टॉपिक है वो हाइड्रोकार्बन का एंड हो जाएगा, ठीक है।
तो चलो शुरू करते हैं। एल्केन तो बोल रहा है कि पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर द मेन सोर्स ऑफ एल्केन्स। अगर कोई पूछे एल्केन के मेन सोर्स कौन होते हैं, तो ये पूरा एनसीईआरटी में ऐसे ही लिखा है कि एल्केन के सोर्स कौन होते हैं, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। नेचुरल गैस कौन, हमारा मेथेन। नेचुरल गैस किसे बोलते हैं, मेथेन को बोलते हैं, ठीक है। तो मेन सोर्स एल्केन के होते हैं। ओके, देखो हम लोग पढ़ने आ रहे हैं फ्रॉम अनसैचुरेशन हाइड्रोकार्बन। एल्केन को अगर हमको बनाना हो तो हम लोग कहाँ से बनाएंगे, अनसैचुरेशन हाइड्रोकार्बन से बनाएंगे। देखो अनसैचुरेशन हाइड्रोकार्बन किसे बोलते हैं, जिसमें डबल बॉन्ड हो और ट्रिपल बॉन्ड हो। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड हो कार्बन कार्बन के बीच में, उसे बोलते हैं अनसैचुरेशन हाइड्रोकार्बन। अब देखो यहाँ पे ये हमारा एल्कीन है, यहाँ पे ये भी एल्कीन है और हमारा क्या है, एल्काइन है। तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड हो गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड। अब देखो यहाँ पे ये क्या बना रहे हैं हम लोग, एल्केन बना, यहाँ पे इथेन बना, यहाँ पे प्रोपेन बना और यहाँ पे भी प्रोपेन बन रहा है, ठीक है। अब देखो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है कि प्लेटिनम और प्लैटियम कैटलिस्ट, ठीक है, ये कैटलाइज करते हैं रिएक्शन को एट रूम टेम्परेचर पे। ये वाली बात ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि प्लेटिनम एंड प्लैटियम जो होते हैं, जो रिएक्शन करवा रहे हैं, ठीक है, ये रिएक्शन यहाँ पे देखो प्लैटिनम प्लैटियम है, ठीक है, और निकल भी है, लेकिन ये जो दोनों हैं कैटलिस्ट, ये कैटलाइज करते हैं रिएक्शन को एट रूम टेम्परेचर पे, ठीक है, एट रूम टेम्परेचर पे। याद कर लेना किस पे, एट रूम टेम्परेचर। वाइल यदि निकिल है तो निकिल रिक्वायर करता हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर, ठीक है, निकिल रिक्वायर करता हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर। ये इंपॉर्टेंट था, बाकी रिएक्शन देख लो कैसे हुआ है, ठीक है। सबको एल्केन में मीन्स यदि कभी प्लेटिनम प्लैटियम और निकिल है हाइड्रोजनेशन हो जा रहा है तो ये डायरेक्ट एल्कीन डबल बॉन्ड हो चाहे ट्रिपल बॉन्ड हो, उसको किस में कन्वर्ट करते हैं, सिंगल बॉन्ड में, मीन्स एल्केन में कन्वर्ट कर देते हैं। लेकिन प्लेटिनम और प्लैटियम ये लो टेम्परेचर पे होते हैं, मीन्स रूम टेम्परेचर पे होते हैं, जबकि निकिल जो होता है हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर रिक्वायर करता है, ठीक है। दूसरा कैसे हम लोग बनाते हैं एल्केन, फ्रॉम एल्काइल हैलाइड्स। यदि हमको कोई एल्केन बनाना हो तो कहाँ से बनाएंगे, दूसरा क्या है, एल्काइल हैलाइड्स बनाते हैं। कैसे, देखो एल्काइल हैलाइड। अब एल्काइल हैलाइड में मेरा क्या नहीं होना चाहिए, याद कर लेना, एक्सेप्ट फ्लोराइड। कोई एल्काइल फ्लोराइड नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे क्लोरीन है ना, तो यहाँ पे ब्रोमीन भी हो सकता है और आयोडीन भी हो सकता है, लेकिन हमारा फ्लोरीन नहीं होगा, ठीक है। इससे फ्लोरीन से, एल्काइल फ्लोराइड से हम लोग बना नहीं सकते हैं, ठीक है। एल्केन हम लोग एल्काइल फ्लोराइड से नहीं बना सकते हैं, वहाँ पे क्लोरीन होना चाहिए, ब्रोमीन होना चाहिए और आयोडीन होना चाहिए। और ऑन रिडक्शन, देखो एल्काइल हैलाइड का हम लोग क्या करा रहे हैं, रिडक्शन। याद कर लेना है, ये जो रिएक्शन हो रहा है रिडक्शन होता है, और हम लोग जानते हैं जो जिंक होते हैं एक अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। तो देखो जिंक इन डाइल्यूट, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो HCl के प्रेजेंस में देखो क्या बन रहा, हमारा मेथेन बन गया। और यहाँ पे क्या है, हैलाइड है, हैलाइड में वो भी क्या होना चाहिए, क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन, फ्लोरीन नहीं होगा। इसी तरीके से इस रिएक्शन में देख लो, ठीक है। तो फ्रॉम एल्काइल हैलाइड से भी हम लोग बना सकते हैं एल्केन, ठीक है। वही सब रिएक्शन यहाँ पे बता रहे हैं, देखो ये रिएक्शन भी वही है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, देखो इसी एल्काइल हैलाइड से एल्केन यहाँ पे हमको मिल गया, ठीक है। इसमें हम लोग क्या ले रहे थे, एल्काइल हैलाइड एक्सेप्ट फ्लोरीन, जिसमें जिंक लेते थे इन एसिडिक मीडियम, और एसिड कैसा था, डाइल्यूट एसिड था। एसिड हमारा कैसा हुआ करता था, डाइल्यूट एसिड, ठीक है। दूसरा है यहाँ पे एल्काइल हैलाइड ऑन ट्रीटमेंट विथ सोडियम मेटल। अब यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं उटर्ज रिएक्शन। उटर्ज रिएक्शन देखो नेम रिएक्शन में पहले बता चुका हूँ, यहाँ पे देखो दोबारा है। यही बोल रहा था कि एक बार नेम रिएक्शन अच्छे से तैयार कर लोगे तो बार बार आएगा, तो तुम्हारा अच्छे से रिवाइज होता रहेगा, तुम्हारा तैयार हो जाएगा। अब इसमें देखो एल्काइल हैलाइड लिए हम लोग, ठीक है, एक जिंक इन एसिडिक मीडियम ले रहे हैं, दूसरा एल्काइल हैलाइड ले रहे हैं, और यहाँ पे हम लोग क्या ले रहे हैं, सोडियम ले रहे हैं, कोई एल्कली मेटल विथ सोडियम। सोडियम देखो लिखे हैं मेटल, और इन ड्राई ईथरल मीन्स ये जो हमारा ईथर है ये मॉइस्चर फ्री है, इसमें मॉइस्चर नहीं है, याद कर लेना, ठीक है। गिव हायर एल्केन्स, ये जो एल्केन मिलते हैं हमको, ये कैसे एल्केन मिलते हैं, हायर एल्केन्स। याद कर लेना, उड्स रिएक्शन से जो हमको एल्केन मिलते हैं वो कैसे होते हैं, हायर एल्केन होते हैं। उड्स रिएक्शन से जो एल्केन मिलते हैं वो कैसे होते हैं, हायर एल्केन होते हैं, मीन्स हाई मॉलिक्यूलर वेट के होते हैं, ठीक है ना। और ये यूज किया, देखो लिखा कि हायर एल्केन्स का फॉर्मेशन किया था, और जो हायर एल्केन्स होते हैं उनके पास जो कार्बन का नंबर होता है वो कैसा होता है, इवन में होता है। कार्बन कैसा होता है, इवन नंबर के होते हैं। यदि मैं पूछूं कि बताओ कौन से एल्केन बनाए नहीं जा सकते हैं, प्रोपेन, ब्यूटेन, हेक्सेन, तो कौन सा नहीं बनाया जा सकता है, प्रोपेन, क्योंकि प्रोपेन में देखो कौन सा नंबर है, 3 कार्बन ना, ऑड आ गया, तो इवन नंबर के ही कार्बन बनाते हैं और हायर एल्केन ही बनाते हैं, ठीक है ना। तो ये देख लो यहाँ पे जो ब्यूटेन बना है, तो बता रहे हैं देखो व्हाट विल हैपन इफ 2 डिफरेंट एल्काइल हैलाइड। यदि हम लोग 2 डिफरेंट टाइप के एल्काइल हैलाइड लेंगे तो क्या बनेगा, एक मिक्सचर ऑफ द एल्काइल हैलाइड बन जाएगा, एक मिक्सचर बन जाएगा ना। यही वो बात पूछ रहा है कि यदि हम लोग 2 डिफरेंट टाइप के एल्काइल हैलाइड ले लिए तो क्या बनेगा, एक मिक्सचर बन जाएगा बस।
तीसरा स्टेप है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कहाँ से हम लोग बनाने जा रहे हैं, तीसरा फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्काइल हैलाइड बनाते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन इस बार आ चुका है, ठीक है, नीट 2023 में कह रहा है कि फ्रॉम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें हम लोग क्या लेते हैं, एक साल्ट लेते हैं, किसका, कार्बोक्सिलिक एसिड का। देखो कार्बोक्सिलिक एसिड का एक साल्ट लेंगे, जैसे ही हमारा क्या हो गया, एक कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट हो गया, तो इसमें हम लोग वही लेते हैं, बोल रहा है कि कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लेंगे और उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग हीट करते हैं, किसके साथ, याद कर लेना, सोडा लाइम बोलो, ठीक है, NaOH को या CaO को, इसको बोलते हैं सोडा लाइम बोलते हैं। तो जब कोई हम लोग सोडियम साल्ट लेते हैं और उसको हीट करते हैं सोडा लाइम के साथ, ठीक है, या मिक्सचर आप सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड को, इसको अगर हम लोग हीट कर देते हैं तो 1 कार्बन लेस प्रोडक्ट बना। देखो इसमें टोटल कितने कार्बन है, 1 और 2, यहाँ पे 2 कार्बन है, लेकिन जो प्रोडक्ट बना है हमारा 1 कार्बन लेस बन रहा है हमेशा। कभी ये 3 कार्बन का होता है जो प्रोडक्ट बनता है, वो 2 कार्बन का बनता है, यहाँ से देखो यहाँ पे मेथेन बन रहा है, ठीक है, और यहाँ पे Na2CO3 निकल जाता है। तो याद कर लेना, ये क्या बनता है, 1 कार्बन लेस प्रोडक्ट बनता है। देखो यहाँ पे लिखा है कि इसमें क्या होता है, पहली बात तो CO2 का एलिमिनेशन होता है, ठीक है ना, ये एसिडिक कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, यहाँ पे हो रहा है। और देखो यहाँ पे लिखा है कि 1 कार्बन एटम लेस देन द कार्बोक्सिलिक एसिड, इसमें जो प्रोडक्ट बनता है उसमें 1 कार्बन लेस होता है। अब देखो यहाँ पे NCERT में वही रिएक्शंस दिया, देखो यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे 4 कार्बन है हमारे रिएक्टेंट में, जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें देखो टोटल 3 कार्बन होंगे। ये देखो क्वेश्चन आया था कि यहाँ पे कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड था जो 2 मोल ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड बन रहा है, विच इज ऑब्टेन बाय हीटिंग सोडियम इथेनॉइड। सोडियम इथेनॉइड को हम लोग क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। इसको हीट किए तो किसके प्रेजेंस में, सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड के प्रेजेंस में। तो बताओ जो 2 मोल बन रहे हैं वो कौन से होंगे, कितने मॉलिक्यूलर वेट के होंगे, तो कितने मॉलिक्यूलर होंगे, 32 होंगे ना, क्योंकि यहाँ पे देखो ये क्या हमारा सोडियम इथेनॉइड है, तो यहाँ से जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा, ये यहाँ से कार्बन लेस प्रोडक्ट बना, वो क्या बना, मेथेन बना। अब इस मेथेन के 1 मोल नहीं बन रहे हैं, कितने मोल बन रहे हैं, 2 मोल। यदि तुम्हारा दिमाग काम नहीं किया तो जल्दी में लगा दिए कि मेथेन बन रहा है, मेथेन 16, तुम आंसर मार के चले आए। इसको ध्यान में पकड़ना पड़ेगा कि 2 मोल बोल रहा है, 2 मोल, ठीक है ना, तो हमारा आंसर जो होना चाहिए 32। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारा 32 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आते आते क्वेश्चन हम लोग गलत कर देते हैं। तीसरा नेम रिएक्शन देखो, तीसरा यहाँ पे आ गया दूसरा पॉइंट जो हम लोग एल्केन से बनाते हैं, ठीक है, वो क्या है, कोल्बो इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन, ठीक है। यहाँ पे देखो फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड एक हो गया, अब कार्बोक्सिलिक एसिड से भी हम लोग बना रहे हैं, ठीक है। पहला हम लोग सबसे पहले क्या पढ़े थे, किससे बनाते थे, कोई अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से एल्केन बना लिए। दूसरा हमारा क्या था, फ्रॉम एल्काइल हैलाइड से। एल्काइल हैलाइड में एक हम लोग पढ़े हैं जिंक इन एसिडिक मीडियम से बनाते थे, और दूसरा वुड्स रिएक्शन था। तीसरा है कोई कार्बोक्सिलिक एसिड होगा उससे बना रहे हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, ठीक है। और तीसरा क्या है, उसी में तीसरे का दूसरा जो पार्ट है वो है क्या, कोलब्रेज इलेक्ट्रोलिसिस मेथड, तीसरे का दूसरा पार्ट, ठीक है, कोलब्रेज इलेक्ट्रोलिसिस मेथड है। इसमें हम लोग क्या लेते हैं, इसमें भी हम लोग कोई एक साल्ट लेते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का, ठीक है। जैसे लिखा है कि सोडियम पोटेशियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलेट, यहाँ पे हम लोग क्या लेते हैं, सोडियम पोटेशियम साल्ट लेते हैं। और देखो ये लिखा है कि एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम पोटेशियम, यहाँ पे एक्वस सॉल्यूशन होता है सोडियम पोटेशियम का साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलेट, ठीक है। और उसमें हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं, ठीक है ना। अब जब उसका इलेक्ट्रोलिसिस हम लोग कराते हैं तो क्या देता है, एक इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बनते हैं एट एनोड पे। तो एनोड पे जो कंपाउंड बनता है हमारा वो कितने कार्बन का होता है, इवन नंबर के, ये भी याद कर लेना, ये भी इवन नंबर का ही बन रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो एक सोडियम कार्बोक्सिलेट है, इसका इलेक्ट्रोलिसिस हुआ, तो ये जो हमारा इथेन बना होगा, इथेन कहाँ पे जाएगा ये भी पूछता है। जो इथेन बना है ये इथेन किस इलेक्ट्रोड पे आता है, कैथोड पे आता है कि एनोड पे, तो ये कहाँ पे आता है, एनोड पे। याद कर लेना ये हमारा कहाँ पे जाएगा, एनोड पे, ठीक है ना। इथेन कहाँ पे जाएगा, एनोड पे आता है, मीन्स जो हाइड्रोकार्बन बनते हैं वो कहाँ पे आते हैं, एनोड पे बनते हैं, ठीक है। जैसे ये देखो हमारा इलेक्ट्रोलिसिस हुआ, यहाँ पे ये बता रहा है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि ये एनोड पे गया ये कंपाउंड, ठीक है। अब ये जब एनोड पे आता है तो ये देखो कुछ इस तरीके से बनाया है अपना कंपाउंड, ठीक है। और अब यही जो CH3 फ्री रेडिकल बना है, ये फ्री रेडिकल जो है ये आता है एनोड पे ही है, और इस तरीके से कंबाइन होकर के ये मॉलिक्यूल बना लिया कोई एल्केन, ठीक है। अब ये कहाँ पे गया है, एनोड पे। याद कर लेना जो हाइड्रोकार्बन बनता है एनोड पे बनता है, और उसी एनोड पे हमारा CO2 निकलता है। ये दोनों पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, CO2 और
और देखो कार्बन कार्बन है तो एनोड पे है, एनोड पे कार्बन और कोई एल्केन निकल रहा है, एल्केन पे CO2 और एल्केन दोनों हमारे किस पे निकलते हैं, एनोड पे निकलते हैं। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ऐसे डायरेक्ट पूछ सकता है ये किस पे निकलते हैं, एनोड पे। जबकि कैथोड पे हमारा क्या निकलता है, हमारा कैथोड पे निकलता है हाइड्रोजन, हमारा कैथोड पे क्या निकलता है, हाइड्रोजन। तो इस रिएक्शन में देखो क्या क्या निकलते हैं, CO2 निकलता है, हाइड्रोजन भी निकलता है और एल्केन निकलता है। तो एल्केन और CO2 किस पे, एनोड पे, जबकि हाइड्रोजन किस पे, कैथोड पे। ठीक है, बस इतना याद कर लेना। देखो लिखा है कि मीथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड, कह रहे हैं कि जो मेथड्स है इसके द्वारा हम लोग मीथेन नहीं बना सकते हैं। अगर कोई पूछे कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस से या उर्ज रिएक्शन से क्या हम लोग मीथेन बना सकते हैं, तो मीथेन नहीं बना सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि हम लोग उसमें इवन नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है, तो ये नहीं बना सकते। ठीक है, अब क्वेश्चन देखो क्या आ रहा है, क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एल्केन कैन नॉट बी मेड इन गुड याइल्ड इन उर्ज रिएक्शन। उर्ज रिएक्शन में कौन सा हमारा जो है एल्केन है जो अच्छी याइल्ड में नहीं होगा। सोचो जो कितने नंबर में हो, ऑड नंबर में होगा वही नहीं बन पाएगा। तो हेप्टेन, देखो हेप्टेन किस में है, ऑड नंबर में, तो ये एक अच्छा प्रोडक्ट इसका नहीं बन पाएगा, बाकी सब इवन नंबर में है, तो सही हो जाएंगे। तीसरा हमारा क्वेश्चन है कि द एल्कीन दैट गिव ओनली वन मोनोक्लोरो प्रोडक्ट ऑन द क्लोरीनेशन विथ Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ डिफ्यूज सनलाइट। देखो अब सनलाइट है मीन्स फ्री रेडिकल रिएक्शन होगा, याद है ना, बताया था कि फ्री रेडिकल कब रिएक्शन होता है, जब फ्री रेडिकल कब प्रेजेंट होगा, जब सनलाइट हो, हाई टेम्परेचर हो, ये सब कंडीशन जो हम बताया हूँ JOC1 में, उसको एक बार देख लेना। तो बताओ यहाँ पे, ये बताओ वन मोनोक्लोरोनेटेड प्रोडक्ट दे पाएगा। यहाँ पे भी देखो ये कार्बन दूसरा हो गया, ये सेम टाइप का कार्बन है, ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन जो है सेम टाइप का, यहाँ पे हाइड्रोजन है, ये वाले सेम टाइप का, ये तो यहाँ पे टोटल 3 टाइप के हाइड्रोजन है। इस वाले में देखो कितना टाइप का हाइड्रोजन है, यहाँ पे ये अलग टाइप का हो गया, ये तीनों एक टाइप के हैं, ये अलग टाइप का, ये अलग टाइप का हो गया, तो यहाँ पे भी अलग टाइप के होंगे। ऐसे ही देखो ये अलग टाइप का, ये अलग टाइप का, ये अलग टाइप का, सब अलग अलग टाइप के हैं, ठीक है ना। ये अलग टाइप का है और ये दोनों सेम टाइप के हैं। बाकी यहाँ पे 4 डिफरेंट टाइप के हाइड्रोजन, तो 4 डिफरेंट टाइप का प्रोडक्ट भी बनेगा। जबकि हमारा जो नियोपेंटेन है, नियोपेंटेन जो है, ठीक है, इसमें देखो नियोपेंटेन कौन सा है, इस ये वाला हमारा, ये नियोपेंटाइल है, लिखा है पेंटेन बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर H लगा देते हैं तो CH3 कर देते हैं, तो नियो जो पेंटेन है यहाँ पे टोटल एक ही टाइप का हाइड्रोजन है, सब ये सब एक ही टाइप के हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे एक ही टाइप का प्रोडक्ट बन पाएगा, तो इसलिए हमारा जो आंसर हो जाना चाहिए बी हो जाना चाहिए, ठीक है ना। अब एक चीज़ तुम लोग क्या करना है, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर इसको अच्छे से याद कर लेना। कब हम लोग आइसोप्रोपाइल बोलते हैं, कब सेकेंडरी ब्यूटाइल बोलते हैं, ठीक है ना, कब आइसोब्यूटाइल बोलते हैं, कब टर्सरी ब्यूटाइल बोलते हैं, कब नियोपेंटाइल। एक बार मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, देखो कैसे। जब कभी भी ये जो CH3 है ना लास्ट के दूसरे कार्बन पे लगाओ, लास्ट के दूसरे कार्बन पे तो आइसो बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे देखो ये जो कार्बन लगा है यहाँ पे ये CH3 लास्ट के दूसरे कार्बन पे देखो एक चेन है, उस लास्ट के दूसरे कार्बन पे तो आइसो बोल रहे हैं, और यहाँ पे टोटल 4 कार्बन था ब्यूटाइल बोल दिए, यहाँ पे टोटल 3 कार्बन था इसलिए प्रोपाइल बोल दिए। अब यहाँ पे देखो ये जो कार्बन लगेगा ये जस्ट ये जहाँ से ब्रांचिंग होगा उसी पे लगा हुआ, तो इसे बोल देते हैं सेकेंडरी ब्यूटाइल। और ये देखो ये जो कार्बन है कितने डिग्री का है, 2 डिग्री का है, तो इसलिए इसको बोल दिए सेकेंडरी। ये भी 2 डिग्री का है, ठीक है, लेकिन इसे आइसो हम लोग नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या देख रहे हैं, ये लास्ट के दूसरे कार्बन पे CH3 ग्रुप ऐड है, ठीक ना, तो ये सेकेंडरी ब्यूटाइल हमारा हो गया, ठीक है। इसको टर्सरी ब्यूटाइल क्यों बोल रहे हैं, यहाँ पे 3 डिग्री का ये जो हमारा कार्बन है, टोटल 4 कार्बन है इसलिए ब्यूटाइल बोल दिए, और ये हमारा 3 डिग्री का इसलिए इसको बोल दिया क्या हम लोग टर्सरी ब्यूटाइल, और हमारा नियोपेंटाइल होगा। नियो का ये हमेशा याद करना, इतना जो होता है नियो बोलते हैं इसको, ठीक है ना। एक क्वेश्चन यहाँ पे है 4 नंबर क्वेश्चन, हाइड्रोकार्बन ए रिएक्ट्स विथ ब्रोमीन। एक हाइड्रोकार्बन ए था जो रिएक्ट करता है ब्रोमीन से बाय द सब्स्टिट्यूशन, और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है टू फॉर्म एन एल्काइल ब्रोमाइड which by उर्ज रिएक्शन इज कन्वर्टेड टू गैसियस हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग लेस देन 4 कार्बन एटम। देखो 2018 में आया था, तो बताओ कौन सा आंसर होगा। अब देखो कह रहा है कि जो हमारा जो प्रोडक्ट बन रहा है वो लेस देन 4 कार्बन एटम का है, हमारा प्रोडक्ट जो बन रहा है लेस देन 4 कार्बन एटम का होगा, ठीक है ना, हमारा प्रोडक्ट लेस देन 4 कार्बन। तो सोचो अगर मैं कोई एल्काइल हैलाइड लूँ, ऐसा कौन सा एल्काइल हैलाइड लूँ जिसमें हमारा जो प्रोडक्ट है लेस देन 4, अगर मैं इसको लेता एल्काइल हैलाइड को, इस एल्काइल हैलाइड को लेता, तो सोचो पहले तो एल्काइल हैलाइड ही लेना है क्योंकि देखो ब्रोमाइड बन रहा है, ठीक है। तो यदि मैं इसको लेता तो जो प्रोडक्ट बनता है वो 4 कार्बन का बनता है, तो लेस देन 4 कार्बन बनाना है ना, तो लेस देन कब ये इसको अगर मैं लूँगा तो बन जाएगा इजीली, ठीक है। यहाँ पे 2 कार्बन का प्रोडक्ट बन जाएगा, तो हमारा आंसर जो होना चाहिए ये वाला हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं।
एल्केन की प्रॉपर्टी के बारे में, एल्केन कैसे बनता है ये मैं बता चुका हूँ। एल्केन की प्रॉपर्टी देखो मैं हाईलाइट कर दिया हूँ, अच्छे से इसको एक बार पढ़ लेना कि एल्केन जो मॉलिक्यूल होता है वो खुद कैसा होता है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल होता है। आप सोचो वो नॉन पोलर है तो उसकी सोलिबिलिटी अगर हम लोग बात करें तो कहाँ डिजॉल्व होगा, हम लोग जानते हैं लाइक डिजॉल्व लाइक, जो लाइक मतलब अगर नॉन पोलर है तो नॉन पोलर में डिजॉल्व होगा, ठीक है, पोलर पोलर में। तो एक लाइन आएगा लाइक डिजॉल्व लाइक, इसको पढ़ लेना, इसमें सब चीज़ें वही लिखा है, मैं बता नहीं रहा हूँ एक एक लाइन, इसको तुम लोग खुद पढ़ना, देखो यहाँ पे वो सब चीज़ें लिखा हुआ है, ठीक है। तो एल्केन नॉन पोलर है मीन्स हाइड्रोफोबिक होगा, नॉन पोलर है तो हाइड्रोफोबिक हुआ। बोल रहा है कि एक कार्बन से लेकर के 4 कार्बन तक के एल्केन जो होते हैं गैस होते हैं, जबकि 5 से लेकर 17 तक के जो होते हैं वो लिक्विड होते हैं, और जबकि उसके बाद 18 से लेकर के उसके हायर जो एल्केन होते हैं वो कैसे होते हैं, सॉलिड होते हैं एट रूम टेम्परेचर पे मीन्स 298 केल्विन टेम्परेचर पे। अगर मैं एल्केन की बात करूं वो कैसे होते हैं, कलरलेस होते हैं और ऑर्डरलेस होते हैं, ठीक ना। करें पेट्रोल जो होता है एक मिक्सचर होता है हमारे हाइड्रोकार्बन का, याद कर लेना पेट्रोल क्या होता है, एक मिक्सचर होता है हाइड्रोकार्बन का, एंड इज यूज्ड एज ए फ्यूल ऑटोमोबाइल्स में। पेट्रोल एंड लोअर फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम आर आल्सो यूज्ड फॉर ड्राई क्लीनिंग ऑफ द क्लॉथेस टू रिमूव ग्रीस स्टेन, ठीक है ना। इसको अच्छे से तैयार करते चलना, ठीक है। ये सब चीज़ें देखो लिखा हुआ है वही जो मैं अभी बोला हूँ, ये प्रॉपर्टी फिजिकल प्रॉपर्टी है। यदि हम लोग बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं, देखो एल्केन की चाहे एल्केन हो चाहे एल्किन हो चाहे एल्काइन हो, तो जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं, देखो जो बॉइलिंग पॉइंट होता है अगर उसकी बात करें तो पहले देखो वांडर वाल्स फोर्स, वांडर वाल्स जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मॉलिक्यूलर वेट की। एक चीज़ याद कर लेना, किसी का जितना ज़्यादा मॉलिक्यूलर वेट होगा उतना ज़्यादा वांडर वाल्स फोर्स होगा। वांडर वाल्स जो फोर्स होता है ये किसके किसके बीच में लगता है, दो मॉलिक्यूलर, एक टाइप का इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स है। वांडर वाल्स फोर्स जो होता है एक टाइप का इंटर मॉलिक्यूलर है, मीन्स दो मॉलिक्यूल के बीच लगता है। तो वांडर वाल्स फोर्स मॉलिक्यूलर वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सरफेस एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। बॉइलिंग पॉइंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मीन्स किसी का यदि मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा तो वांडर वाल्स फोर्स ज़्यादा, सरफेस एरिया ज़्यादा, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा। ब्रांचिंग के उल्टा होता है, देखो ब्रांचिंग बढ़ने से कोई मॉलिक्यूल अगर ऐसे मान लो एक सीधी लाइन में है तो सोचो सरफेस एरिया भी इतना था, ठीक है ना। सरफेस एरिया ज़्यादा कब होगा, यदि ये सोचो ऐसे हो जाए तो सरफेस एरिया कम हो गया ना, अब सरफेस एरिया इतना रह गया, तो ब्रांचिंग होने से सरफेस एरिया कम होता है, ठीक है ना। इसलिए स्फीयर का जो सरफेस एरिया होता है वो कम होता है। तो देखो सरफेस एरिया यदि बढ़ता है तो वांडर वाल्स फोर्स बढ़ रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। लेकिन ब्रांचिंग यदि बढ़ रही है, ब्रांचिंग यदि बढ़ता है तो सरफेस एरिया कम होता है, बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाती है। यही सब चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं, इसको अच्छे से पढ़ लेना तुम लोग, ठीक है ना। तुम लोग मत छोड़ना, मैं हाईलाइट कर दिया हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ होता है, ये तो बॉइलिंग पॉइंट के लिए था, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट के लिए देखो यहाँ पे लिखा है कि ये वांडर वाल्स फोर्स जो होता है एक वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है, ठीक है। ये सब चीज़ें वही लिखा है जो मैं अभी बोला हूँ। मेरे हर एक लाइन पे अच्छे से ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है ना, कोई फर्जी चीज़ नहीं बोलूँगा, ठीक है। तो अच्छे से ध्यान से इसको सुनते जाना मैं क्या बोल रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे हम लोग बॉइलिंग पॉइंट पढ़नी है, देखो अब ऊपर नीचे जा रहे हैं तो मॉलिक्यूलर वेट बढ़ रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता जा रहा है, ठीक है ना, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जा रहा है। यदि कहीं पे ब्रांचिंग आ गया, ब्रांचिंग देखो अब इसका और इसका और इसका सेम मॉलिक्यूलर वेट है, बट यहाँ पे ब्रांचिंग आ गया, ये स्ट्रेट लाइन वाला है, ये ब्रांचिंग है, ब्रांचिंग बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है, देखो इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया है, ठीक है ना। अब देखो ऐसे ही बाकी भी देख लेना तुम लोग, ठीक है। यदि मेल्टिंग पॉइंट की मैं बात करूँ तो मेल्टिंग पॉइंट एक चीज़ देखोगे, जो इवन नंबर, देखो ये हमारा ऑड नंबर का मीथेन, इसमें एक ही कार्बन है तो ऑड नंबर है, ये इवन नंबर फिर ऑड नंबर, तो ये देखोगे कि ऑड नंबर वाला, जैसे मैं बोलूँ कि ये 2 कार्बन है, ये कितने नंबर का कार्बन का है, ये 2 कार्बन वाला था, ये 3 कार्बन वाला, तो 2 कार्बन वाले का 3 कार्बन वाले से ज़्यादा है बॉइलिंग पॉइंट, और एक से तो ज़्यादा होगा ही, ठीक है। तो इवन वाले का अपने जस्ट नेक्स्ट वाले के ऑड वाले से भी ज़्यादा होता है। इवन नंबर का मेल्टिंग पॉइंट जो होता है अपने नेक्स्ट बाद वाले के, इवन नहीं ऑड वाले से ज़्यादा होता है। देखो जैसे इसका 101 है, इसका कितना 101 है, ये 2 कार्बन वाला था, यहाँ पे 3 कार्बन वाले से ज़्यादा है, जबकि यहाँ पे देखो फिर से 4 कार्बन 5 वाले से ज़्यादा है, ठीक है। अच्छा देखो 6 कार्बन वाले का 7 वाले से ज़्यादा है, ठीक है। तो ये एक तरीका है याद करने का। ऐसे दे दिया कि बताओ क्या है, हेप्टेन दे दिया एंड हेक्सेन दे दिया, बताएगा पूछेगा कि मेल्टिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होता है, तो किसका बताओगे, हेक्सेन का कि हेप्टेन का, हेक्सेन का, ठीक है ना। बस ये तुम थोड़ा सा दिमाग में रख सकते हो। देखो अब हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या हमारा, केमिकल प्रॉपर्टी। तो देखो बता चुका है ऑलरेडी, ये मेंशन हो चुका है कि एल्केन जो होते हैं जनरली बहुत ही कम रिएक्टिव होते हैं। अगर कोई पूछे एल्केन, एल्कीन और एल्काइन में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव क्या होता है, तो ठीक है ये डिपेंड करेगा कि पहले तो कंडीशन क्या है, लेकिन हमारे जो एल्केन होते हैं बहुत ही ज़्यादा लेस रिएक्टिव होते हैं, मीन्स ये
कहाँ कहाँ पे लेस रिएक्टिव होते हैं, किस रिएक्शन की तरफ? पहले तो ये इनर्ट रिएक्शन होते हैं टुवार्ड्स एसिड। एक चीज़ याद करना है, एसिड के बेस की तरफ ये बहुत ही लेस रिएक्टिव होते हैं। हमारे एल्केन जो होते हैं जनरली लेस रिएक्टिव होते हैं टुवार्ड्स एसिड एंड बेस, ऑक्सीडेशन भी नहीं देना चाहते हैं जनरली, एंड रिड्यूसिंग एजेंट मतलब ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट की तरफ लेस रिएक्टिव होंगे, एसिड बेस की तरफ लेस रिएक्टिव होंगे। लेकिन कुछ रिएक्शन ये दे देते हैं अंडर सर्टन कंडीशन, कुछ कंडीशन दे दोगे तो ये रिएक्शन थोड़ा बहुत दे देते हैं। जैसे हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं, पहला जो रिएक्शन होगा हमारा वो क्या है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। यहाँ पे देखो लिखा है कि मोर देन वन और मोर हाइड्रोजन एटम ऑफ एल्केन कैन बी रिप्लेस्ड बाई हैलोजन के द्वारा। अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट मतलब क्या, किसी को हटा के किसी को लगाना है। सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या होता है, किसी को हटा के किसी को लगा दो, इसी को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो कह रहे हैं कि अब यहाँ पे एल्केन में जानते हो नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा है, यहाँ पे एल्केन में कितना हाइड्रोजन है, इस वाले बताओ मेथेन में टोटल कितने हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है। अब इसमें में से क्या करूँगा मैं, एक से अधिक हाइड्रोजन को हटा सकता हूँ, ठीक है ना। अब देखो रिप्लेस बाई हैलोजन, अब रिप्लेसमेंट लेकिन किसके द्वारा कर सकते हैं, किसी हैलोजन के द्वारा कर सकते हैं, या किसी नाइट्रो ग्रुप के द्वारा कर सकते हैं, एंड सल्फोनिक एसिड के द्वारा कर सकते हैं। ये जो हम लोग रिप्लेसमेंट करेंगे, ये जो रिप्लेसमेंट हम लोग हाइड्रोजन करेंगे, 1 और मोर हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट किसके द्वारा करेंगे, या तो हैलोजन के द्वारा, नाइट्रो ग्रुप के द्वारा, या सल्फोनिक एसिड के थ्रू, ठीक है ना। हैलोजिनेशन देखो टेक्स प्लेस आइदर एट हायर टेम्परेचर और इन द प्रेजेंस ऑफ डिफ्यूज्ड सनलाइट। ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई पूछे जो हैलोजिनेशन होता है, हैलोजिनेशन जो हो रहा है वो कब होता है, हैलोजिनेशन या तो खूब हायर टेम्परेचर हो, मीन्स क्योंकि फ्री रेडिकल टाइप का होता है, तो हायर टेम्परेचर मतलब फ्री रेडिकल ही होगा। इन द प्रेजेंस ऑफ डिफ्यूज सनलाइट मीन्स एचम्यू सनलाइट है, अल्ट्रावायलेट लाइट है। कह रहा है कि लोअर जो एल्केन होते हैं, ये लाइन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो हमारे लोअर एल्केन होते हैं, हमारे जो लोअर एल्केन हैं, लोअर एल्केन डू नॉट अंडरगो नाइट्रेशन एंड सल्फोनेशन। देखो जो लोअर एल्केन होंगे हैलोजिनेशन में तो जाएंगे, लेकिन लोअर एल्केन नाइट्रेशन और सल्फोनेशन में नहीं जाते हैं। दिस रिएक्शन इन विच हाइड्रोजन एटम ऑफ एल्केन आर सब्स्टिट्यूटेड आर नोन एज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इस रिएक्शन में हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हट जाता है, इसलिए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोल रहे हैं, ठीक है ना। कह रहे हैं कि एग्जाम्पल दिया गया है मेथेन का क्लोरीनेशन का। अगर हम लोग रिएक्टिविटी देखें हाइड्रोजन्स का, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा, तो फ्लोरीन होगा, क्लोरीन होगा और ब्रोमीन। तो फ्लोरीनेशन बहुत तेजी से होता है, फिर क्लोरीनेशन, फिर ब्रोमीनेशन, फिर तो वही कह रहे हैं कि लेकिन जो रेट ऑफ रिप्लेसमेंट होता है हाइड्रोजन का एल्केन से, वो किस हाइड्रोजन का सबसे ज़्यादा रिप्लेसमेंट होता है। तो याद कर लेना, पहले तो रिएक्टिविटी हाइड्रोजन्स का देख लो, तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सीक्वेंस है। और जो रिप्लेसमेंट होता है हाइड्रोजन का फ्रॉम द एल्केन, वो कौन कौन से होते हैं, 3 डिग्री के हाइड्रोजन, उसके बाद 2 डिग्री का हाइड्रोजन, उसके बाद 1 डिग्री। देखो फ्लोरीन कह रहा है कि फ्लोरीनेशन जो होता है बहुत ज़्यादा वायलेंट होता है, मतलब विस्फोटक हो सकता है, बहुत तेजी से होता है ना। देखो फ्लोरीनेशन इज टू वायलेंट टू बी कंट्रोल, ठीक है ना। आयोडीनेशन, देखो फ्लोरीनेशन तो वायलेंट है, फ्लोरीनेशन कैसा है, एक वायलेंट टाइप का रिएक्शन है, जबकि और इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, जबकि आयोडीनेशन जो होता है वो वेरी स्लो होता है और ये रिवर्सिबल होता है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि पूछ ले सकता है कि कौन सा है जो रिवर्सिबल होता है, तो हमारा आयोडीनेशन जो होता है ये रिवर्सिबल है। इसीलिए हम लोग जो रिएक्शन करवाते हैं प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में करवाते हैं, क्योंकि ये जब रिवर्सिबल होता है दोबारा I2 ही बना लेता है। अभी देखो I2 ये बना लेता है दोबारा, इसीलिए हम लोग एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हैं। HiO3 और HNO3 क्या है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। याद कर लेना ये दोनों क्या है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हैं, HiO3 और HNO3 लेते हैं, ठीक है ना। ये देखो रिएक्शन करवा रहा है, ठीक है। यहाँ पे रिएक्शन जो हैं हो रहे हैं, यहाँ पे हमारा एक यहाँ पे क्या फ्री रेडिकल भी रिएक्शन हो रहा है, ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन याद कर लेना, ये FR है, ठीक है। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अभी हम लोग पढ़े थे, ठीक है। अब देखो ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है, तो यहाँ पे पहले क्लोरोमीथेन बना, यहाँ पे एक हाइड्रोजन हटाए थे, दूसरा यहाँ पे 2 हाइड्रोजन हटा दिए, ठीक है। डाइक्लोरोमीथेन मैंने सबका नाम भी याद करते चलना। और ये हमारा क्लोरोफॉर्म है, ये ट्राइक्लोरोमीथेन को क्या बोलते हैं, क्लोरोफॉर्म, याद कर लेना। ट्राइक्लोरोमीथेन को क्या बोलते हैं, क्लोरोफॉर्म बोलते हैं, ठीक है ना। ये हमारा क्लोरोफॉर्म हो गया। और ये पायरीन है, टेट्राक्लोरोमीथेन को क्या बोलते हैं, पायरीन बोलते हैं। इसी तरीके से इसको एक हटा दो, ऐसे हटाते चले जाते हैं, ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट लाइन क्या है कि हैलोजिनेशन इज सपोज टू प्रोसीड वाया फ्री, बता रहा है कि हैलोजिनेशन कैसे हो रहा है, तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के थ्रू हो रहा है। देखो ये लिखा है इन्वॉल्विंग 3 स्टेप्स नेक्स्ट। अब जो ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है, इसमें 3 स्टेप्स हम लोग यूज करते हैं, ठीक है ना। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन का मैकेनिज्म बता रहा है कि ये जो रिएक्शन हो रहा है ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन से तो हो रहा है, लेकिन ये 3 स्टेप लेता है। पहला तो होता है इनिशिएशन, ठीक है, दूसरा होता है प्रोपेगेशन और तीसरा होता है हमारा टर्मिनेशन। तीसरा स्टेप क्या होता है हमारा, टर्मिनेशन, याद कर लेना। इनिशिएशन, प्रोपेगेशन और
टर्मिनेशन होता है। 3 स्टेप कौन कौन से होते हैं? इनिशिएशन, प्रोपेगेशन एंड टर्मिनेशन। इनिशिएशन, प्रोपेगेशन एंड टर्मिनेशन होते हैं। ओके, अब देखो जो इनिशिएशन हो रहा है, इनिशिएशन में क्या बनते हैं? फ्री रेडिकल बनते हैं। अब देखो ये फ्री रेडिकल कैसे बना? ये हमारा जो Cl2 है, ये क्या कर रहा है? एक लाइट के प्रेजेंस में, बताया था ना फ्री रेडिकल कब बनते हैं। फ्री रेडिकल का फेवरेट कंडीशन क्या होता है? फ्री रेडिकल बनने के लिए क्या चाहिए? Hμ चाहिए, हाई टेम्परेचर चाहिए, या लाइट का प्रेजेंस होना चाहिए, या नॉन पोलर सॉल्वेंट होना चाहिए, तो गैस होना चाहिए। तो देखो ये फ्री रेडिकल बन गया, ठीक है ना। अब देखो प्रोपेगेशन में क्या होता है? यहाँ पे फ्री रेडिकल के प्रेजेंस में हम लोग जानते हैं फ्री रेडिकल कब बनता है? इन द प्रेजेंस ऑफ फ्री रेडिकल। तो देखो यहाँ पे भी फ्री रेडिकल के प्रेजेंस में फ्री रेडिकल बन गया, यहाँ पे फ्री रेडिकल फिर से बन गया, ठीक है ना। अब ये फ्री रेडिकल के प्रेजेंस में दोबारा इसी Cl2 का फ्री रेडिकल बन रहा है, ठीक है ना। देखो क्लोरीन फ्री रेडिकल फॉर्मेशन हो गया। तो वही बोला कि द प्रोपेगेशन स्टेप जो होता है ए और बी, देखो ए और बी जो प्रोपेगेशन स्टेप है, आर दोज विच डायरेक्टली गिव प्रिंसिपल प्रोडक्ट। ये जो होते हैं हमारे प्रिंसिपल प्रोडक्ट, ये जो है ये वाले स्टेप, पहला स्टेप और दूसरा स्टेप, ये हमारे प्रिंसिपल प्रोडक्ट को दे देते हैं। हमारा प्रिंसिपल प्रोडक्ट कौन है? ये CH3Cl ही हमारा प्रिंसिपल प्रोडक्ट है। अगर कोई पूछे ये जो हो रहा है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसमें प्रिंसिपल प्रोडक्ट क्या है हमारा? ये प्रिंसिपल प्रोडक्ट है, ठीक है। ये तो देता है, लेकिन और भी स्टेप्स होते हैं। जैसे अब CH3Cl बन गया, ये फिर से फ्री रेडिकल से बनेगा, ये बनेगा, फिर इसके बाद कौन सा बनेगा? ये रिएक्शन बनेगा, ठीक है ना। तो ये तो हमारे बाई प्रोडक्ट के रूप में आएंगे, ठीक है। लेकिन प्रिंसिपल प्रोडक्ट हमारा क्या था? ये प्रिंसिपल प्रोडक्ट हमारा यही था। तीसरा है टर्मिनेशन। टर्मिनेशन में क्या होंगे? जितने फ्री रेडिकल्स होंगे कंबाइन करेंगे। देखो ये कंबाइन कर गया, ये कंबाइन कर गया, ठीक है। तो ये सब क्या होंगे? देखो हमारा ये क्या है? हमारा प्रिंसिपल प्रोडक्ट यही है। प्रिंसिपल प्रोडक्ट हमारा क्या होगा? ये, ठीक है। ये सब क्या है? बाई प्रोडक्ट। बोल रहा है कि देखो दो इन ये हमारा क्या है? वन इज द प्रोडक्ट जो बन रहा है, बट फ्री रेडिकल्स आर कंज्यूम्ड एंड चेन इज टर्मिनेट हो जाता है। अबव रिएक्शन मैकेनिज्म हेल्प अंडरस्टैंडिंग। कैसे कह रहा है? अगर कोई पूछे जो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम लोग मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं, तो ये हमको किस चीज़ को बताता है? ये हम लोग समझ सकते हैं कि इसमें जो बाई प्रोडक्ट बन रहा है उसको समझने में हेल्प करता है। देखो अंडरस्टैंडिंग द फॉर्मेशन ऑफ द इथेन एज ए बाई प्रोडक्ट। हमारा इथेन क्या है? एक बाई प्रोडक्ट। याद कर लेना, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो हो रहा है पूछ सकता है कि इसमें कौन सा बाई प्रोडक्ट बनता है, तो क्या बनता है? हमारा इथेन बनता है। इथेन हमारा क्या होता है? एक बाई प्रोडक्ट। इथेन क्या होता है? बाई प्रोडक्ट होता है। ओके, नेक्स्ट देखो रिएक्शन जो है हमारा एल्केन का। एल्केन तो ऐसे एसिड बेस रिएक्शन भी नहीं देता है, वो ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन से भी, मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट से भी रिएक्शन नहीं करता है इन सर्टेन कंडीशन, बट वो रिएक्शन कर रहा है। दूसरा हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कंबसन। देखो कंबसन मतलब क्या होता है? कंबसन मतलब होता है किसी को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जला दो। किसी को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाओगे तो CO2 और H2O निकलता है, ये लाइन याद कर लेना, ठीक है। किसी को भी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाओगे तो उसी को बोलते हैं कंबसन रिएक्शन। यदि कंप्लीट जल गया उससे बोलते हैं कंप्लीट कंबसन, और पार्शियल कंबसन, दो टाइप का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो CO2 और H2O निकलता है और एक हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी निकली। ये देखो यहाँ पे मेथेन था, मेथेन से रिएक्शन किया, मीन्स उसको कंबसन करवाया, ठीक है। तो ये एनर्जी निकली है और एक हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी निकल रही है। देखो यहाँ पे जितना कार्बन उतना CO2, जितना यहाँ पे मतलब एल्केन वाला कार्बन होगा उतना ही CO2 निकलता है, इसको याद कर लेना। यहाँ पे देखो लिखा है कि ड्यू टू इवोल्यूशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, यहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ हीट निकल रहा है, इसलिए इस कंबसन का यूज करते हैं हम लोग फ्यूल के रूप में, ठीक है। इसलिए हम लोग एल्केन का यूज कहाँ पे करते हैं? एक फ्यूल के रूप में यूज करते हैं। एल्केन्स जो होते हैं यूज किए जाते हैं फ्यूल के रूप में, ठीक है ना। ड्यूरिंग इनकम्प्लीट, अब देखो यहाँ पे जो कंबसन हो रहा है, यहाँ पे जो कंबसन हुआ इनकम्प्लीट कंबसन हुआ, क्योंकि यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो सफिशिएंट अमाउंट में नहीं रहा होगा, इनकम्प्लीट कंबसन हो रहा है सॉरी, यहाँ पे जो हो रहा है वो इनकम्प्लीट कंबसन हो रहा है एल्केन का, क्योंकि यहाँ पे सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एयर नहीं है, मीन्स ऑक्सीजन नहीं है। इसकी वजह से क्या होता है? एक ब्लैक कार्बन बन जाता है, एक ब्लैक कार्बन बन रहा है। अब देखो ब्लैक कार्बन बना है, ठीक है ना। और इसका यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं? इंक जो इंक आती है पेन में, ठीक है, उसमें प्रिंट इंक जिससे हम लोग जाते हैं प्रिंट करवाते हैं, उसमें ब्लैक पिगमेंट्स में कर लेते हैं, याद कर लेना ये। और ये रिएक्शन है हमारा जो ये बन रहा है, एक ये क्या बना है? हमारा ब्लैक कार्बन बन गया जब हम लोग क्या कराएं? पार्शियल कंबसन कराएं। तीसरा जो रिएक्शन है, ठीक है, एल्केन का क्या है? कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। अब हम लोग पढ़ने आ रहे हैं एल्केन का ऑक्सीडेशन, वो भी कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन, ठीक है ना। तो यहाँ पे बोल रहा है कि एल्केन ऑन हीटिंग, एल्केन को अगर हम लोग गर्म करते हैं तो ये इंपॉर्टेंट देखो तुमको रटना पड़ेगा, किस कैटालिस्ट के प्रेजेंस में क्या बनता है। यहाँ पे देखो मेथेनॉल बन रहा है, यही मेथेन है, केवल हम लोग यहाँ पे कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन हो रहा है, कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो यहाँ पे देखो हाई प्रेशर है, देखो लिख रहा है कि ये यहाँ पे हाई प्रेशर है, ठीक है, और सुटेबल कैटालिस्ट के प्रेजेंस में वैरायटी ऑफ द प्रोडक्ट बन रहा है, मेथेन ऑक्सीजन, मेथेन ऑक्सीजन, मेथेन, और यहाँ पे इथेन ऑक्सीजन है, ठीक है। और यहाँ पे भी देखो एक तरह का कोई एल्केन है और KMnO4 है, ठीक है। अब देखो
इन सब का तुमको खुद याद करना पड़ेगा कि कॉपर है और हाई टेम्परेचर प्रेशर है तो यहाँ पे बन रहा है मेथेनॉल। यहाँ पे MnMO2 मोलिब्डेनम का ऑक्साइड है तो बन रहा है मेथेनल। मोलिब्डेनम का ऑक्साइड तो मेथेनल बना, कॉपर था तो यहाँ पे अल्कोहल बना, मेथेनल बना। और यदि यहाँ पे मैग्नीज का एसीटेट है, मैग्नीज का एसीटेट है तो एसिटिक एसिड बनेगा। ये तो इजी है कि एसीटेट था, मैग्नीज का एसीटेट था तो क्या बन गया हमारा एसिटिक एसिड, ठीक है ना। इसको याद कर सकते हो थोड़ा सा कि यहाँ पे मोलिब्डेनम का ऑक्साइड है तो क्या बन रहा हमारा मेथेनल बना है, यम से मेथेनल और यहाँ से, ठीक है। ये मेथेनॉल है, ये मेथेनॉल हमारा कॉपर के प्रेजेंस में बन रहा है, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग में रखोगे 2-3 बार याद करना पड़ेगा तो ये चीज़ें याद हो जाएंगी। अब देखो यहाँ पे ये हमारा किस डिग्री का हाइड्रोजन यहाँ पे है, ये जो एल्केन है इसमें 3 डिग्री का हाइड्रोजन है। अभी हम लोग पढ़े थे 3 डिग्री का हाइड्रोजन जाता है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। और ये KMnO4 के प्रेजेंस में देखो, वैसे हम लोग जानते थे ऑक्सीडेशन तो होता नहीं है, लेकिन इसके प्रेजेंस में ये क्या बना लेता है, एक एल्कोहल बना लेता है। देखो ये एल्कोहल बना है, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। इसको अच्छे से तैयार कर लेना। और ये जब रिएजेंट वाला मैं करवाया हूँ तो ये सब वहाँ पे करवाए हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ कि यार रिएजेंट एक बार अच्छे से तैयार कर लेना। ऑर्डिनरी एल्केन देखो वैसे तो ऑक्सीडेशन नहीं होता, बट जो टर्सरी जो एल्केन है, ऑर्डिनरी वालों का तो नहीं होता, बट टर्सरी जो होता है जिसके पास हाइड्रोजन है वो ऑक्सीडाइज कर जाता है, करस्पॉन्डिंग एल्कोहल बनाता है। किसके प्रेजेंस में, पोटेशियम पर मैग्नेट के प्रेजेंस में। चौथा जो हमारा है प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी एल्केन का, वो क्या है, आइसोमेराइजेशन। इसका आइसोमेराइजेशन कैसे होता है, देखो कह रहे हैं जो हमारा एल्केन होगा, एल्केन जो होते हैं हमारे एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड और HCl के प्रेजेंस में उनका पॉली क्या हो जाता है, आइसोमेराइजेशन, ठीक है ना। इसके देखो 3 आइसोमर बन रहे हैं, इसके देखो 3 आइसोमर बन रहे हैं, ठीक है ना। अब सोचो इसमें मेजर प्रोडक्ट कौन होगा, जो ज़्यादा स्टेबल होगा। देखो माइनर प्रोडक्ट आर जनरली नॉट, इसमें हम लोग माइनर प्रोडक्ट को लेकिन नहीं बनाते हैं, मेजर प्रोडक्ट ही बनते हैं। इसमें हमारे कौन से बनते हैं, मेजर प्रोडक्ट ही बनते हैं, ठीक है ना। तो इसको एक बार पढ़ लेना कि आइसोमेराइजेशन किसके प्रेजेंस में होता है, एल्युमिनियम क्लोराइड और एसिडिक मीडियम मीन्स HCl होना चाहिए। और एल्युमिनियम क्लोराइड कैसा है, एनहाइड्रस है, तो आइसोमेराइजेशन हो जाता है, ठीक ना। इसी तरीके से हम लोग पढ़ते हैं एरोमेटाइजेशन, मीन्स एरोमेटिक कंपाउंड बना लेंगे, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे ये क्या है, एल्केन का एरोमेटाइजेशन करा रहे हैं, ठीक है। कोई एल्केन है, एल्केन को देखो यहाँ पे क्रोमियम का ऑक्साइड हो सकता है, वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड होता है। अभी मोलिब्डेनम का ऑक्साइड हम लोग पढ़े थे, मोलिब्डेनम का जो ऑक्साइड था वो अभी क्या बनाया था, हमारा मेथेनल बनाया था। यही M2O3 मेथेनल बनाया था, किसका, ये देखो यहाँ पे मेथेन का, मेथेनल बनाया था। और यहीं पे यही है, ठीक है। ऐसे कंपेयर करके थोड़ा सा पढ़ोगे ना चीज़ें तो याद होती है यार, ठीक है। कंपेयर करके चीज़ें पढ़ोगे तो दिमाग में तुम्हारे काफ़ी लंबे समय तक रहेंगे। देखो यहाँ पे यही Cr2O3 है और V2O5 है और ये मेथेनल है। यहाँ पे हाई प्रेशर और टेम्परेचर है तो यहाँ पे हेक्सेन को बना दिए हैं हम लोग बेंजीन, ठीक है ना। इसको अच्छे से पढ़ लेना कैसे हो रहा है, बोल रहा है कि किसके प्रेजेंस में होता है, ठीक है। यहाँ पे सपोर्ट ओवर एल्यूमिना गेट डिहाइड्रोजनेटेड साइक्लिक बेंजीन बन जाता है, ठीक है। इट्स होमोजीनस, दिस इज नोन एज एरोमेटाइजेशन। अब देखो यहाँ पे बेंजीन इस मेथड से बना है। अभी जब हम लोग एल्काइन पढ़ेंगे, एल्केन एल्कीन एल्काइन, वहाँ पे रेड हॉट ट्यूब लेते हैं आयरन का, वहाँ पे उससे जब उसको पास कराते हैं तब बेंजीन बनता है। अभी जब हम लोग देखो यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है ना, रेड हॉट ट्यूब ऑफ, ठीक है। अभी देखो कहाँ गया, एल्काइन है ना, ये देखो हमारा एल्काइन है। अब एल्काइन का इसी तरीके से थोड़ा सा कंपेयर करके चीज़ें पढ़ने से चीज़ें याद होती हैं यार, ठीक है। देखो यहाँ पे अब कोई एल्काइन है, यहाँ पे साइक्लिक पॉलीमराइजेशन कह रहा है, ठीक है। वहाँ पे एरोमेटाइजेशन था, एक तरह से एरोमेटिक कंपाउंड ही बनाया था इसको, यहाँ पे भी वही है, एरोमेटिक कंपाउंड ही बनाया है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे एल्काइन का क्या कराएं, रेड हॉट आयरन ट्यूब से पास कराएं और बेंजीन बन गया, ठीक है। तो यही मैं बोल रहा था कि इस तरीके से चीज़ें हैं, ठीक है। अच्छे से कंपेयर करके चीज़ें पढ़ोगे तो चीज़ें याद होती जाएंगी। चलो आगे बढ़ते हैं। तो मैं कहाँ पे पहुँचा था, यहाँ पे पहुँचा था, ठीक है। अब रिएक्शन है हमारा नेक्स्ट, रिएक्शन विथ स्टीम। यदि हम लोग स्टीम से रिएक्शन करा देते हैं, कोई एल्केन है और उस एल्केन को हम लोग स्टीम से रिएक्शन कराते हैं। हम देखो यहाँ पे निकिल प्रेजेंस है, स्टीम मीन्स यहाँ पे H2O और निकिल आ गया तो कार्बन मोनोऑक्साइड और H2 बन रहा है, ठीक है। इसको अच्छे से तैयार कर लेना। AP रिएक्शन ऐसे डायरेक्ट हो सकता है, स्टीम से रिएक्शन करा रहे हो मीन्स इन द प्रेजेंस ऑफ निकिल और हीट, तो क्या बनेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, ठीक है। 7 नंबर रिएक्शन है, ये भी इंपॉर्टेंट है, पायरोलिसिस। अब देखो मैं पूरी जितनी एनसीईआरटी थे इंपॉर्टेंट चीज़ें बस उसी को उतना ही लिखा हूँ यहाँ पे। अब देखो पायरोलिसिस बोल रहा है, जितना भी रिएक्शंस है एनसीईआरटी में वो सब मैं ले लिया हूँ यहाँ पे। पायरोलिसिस हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। पायरोलिसिस मतलब क्या, कोई एक लार्ज मीन्स हैवी हाइड्रोकार्बन होगा हमारा, एल्केन होगा, ठीक है ना। कोई हायर एल्केन होगा, उस हायर एल्केन को हम लोग क्या करते हैं, हीट करते हैं टू द हायर टेम्परेचर पे, तो वो टूट जाता है
इनटू लोअर एल्केन्स। ये इंपॉर्टेंट लाइन थी कि उसको जब हायर कोई एल्केन लेते हैं और उसको हम लोग हिट करते हैं तो टूट जाता है। इनटू द लोअर किस में, लोअर एल्कीन में, ओके। और लोअर एल्केन और एल्कीन में टूटता है, ठीक है ना। जैसे ये दिया गया है यहाँ पे देखो, इसी रिएक्शन को बोलते हैं पायरोलिसिस या क्रैकिंग बोलते हैं। पायरोलिसिस या बोलो या तो क्रैकिंग बोल सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पे देखो अब इसका क्या करा रहे हैं हम लोग, पायरोलिसिस करा रहे हैं और क्रैकिंग करा रहे हैं हाई टेम्परेचर पे। देखो यहाँ पे क्या बना है हमारा, एल्कीन ही बना है। ये भी क्या बना है, एल्कीन ही बना है, ये भी एल्कीन ही है और ये क्या हमारे एल्केन है, ठीक है ना। तो कुछ इस तरीके से बने हैं, इसको देख लेना। और इसी तरीके से यहाँ पे ये रिएक्शन बताया गया, ये देखो हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर है, यहाँ पे हेप्टेन बना है, मीन्स एल्केन और एल्कीन बना और दूसरे प्रोडक्ट भी बने हैं। इसको एक बार अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है ना। देखो बोल रहा है कि पायरोलिसिस ऑफ एल्केन इज बिलीव्ड टू बी ए फ्री रेडिकल रिएक्शन। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। पायरोलिसिस जो हो रहा है किस टाइप का रिएक्शन है, एक टाइप का फ्री रेडिकल रिएक्शन है जिसमें प्रिपरेशन हम लोग करते हैं ऑयल गैस का या पेट्रोल गैस का। ऑयल गैस का और पेट्रोल गैस का हम लोग क्रैकिंग से ही करते हैं, याद कर लेना। क्रैकिंग या हम लोग कह सकते हैं क्रैकिंग करवा रहे हैं या पायरोलिसिस से ही पेट्रोल बनाते हैं, ठीक है ना, या केरोसिन ऑयल बनाते हैं, ठीक है ना। जिसमें प्रिंसिपल क्या होता है, पायरोलिसिस से होता है। जैसे एग्जांपल बता रहा है, जैसे ये बता रहा है क्या है, डोडेकेन मीन्स C12। ये क्या करता है, ये कॉन्स्टिट्यूएंट्स होता है हमारे केरोसिन ऑयल का। ऑन द हीटिंग ये प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम और प्लेडियम निकल, ये मिक्सचर ऑफ हेप्टेन देता है और पेंटेन देता है। इसको याद कर लेना कि ये क्योंकि डायरेक्ट ऐसे दे दिया और इसको कह दिया पायरोलिसिस करा दिया तो क्या बन रही है, डायरेक्ट तुमको बताना रहेगा, ठीक है ना। अब देखो एल्काइन है, एल्कीन सॉरी, हमारा दूसरा नेक्स्ट टॉपिक है एल्कीन। ये हमारा क्या है, एल्कीन है। तो एल्कीन के बारे में चलो हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि कैसे हम लोग एल्कीन बनाते हैं। प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन देखेंगे, एल्कीन कैसे बनाते हैं। तो प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन के लिए हम लोग बोल रहे हैं फ्रॉम एल्काइन से बनाते हैं। एल्कीन को हम लोग बनाना हो तो कहाँ से बनाएंगे, एल्काइन से। जैसे एल्केन बना रहे थे तो कहाँ से, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से, मीन्स एल्कीन और एल्काइन से बना रहे थे। ऐसे यहाँ पे भी है। अब देखो ये मैं पूरे नेम रिएक्शन में पढ़ाया था, सॉरी रिएक्टेंट वाले में, सॉरी जो रिएजेंट वाला टॉपिक था उसमें मैं पढ़ाया था। इसलिए मैं बोल रहा हूँ यार, तुम लोग एक बार रिएजेंट वाला अच्छे से तैयार कर लेना। यदि रिएजेंट अच्छे से तैयार कर लोगे ना, ये सब चीज़ें तुमको हवा लगेंगी, बहुत इजीली करते चले जाओगे। बस उसको अच्छे से तैयार होना चाहिए तुम्हारा। तो यहाँ पे देखो क्या है कि एल्काइंस जो होते हैं इनका पार्शियल रिडक्शन होता है। देखो एल्काइंस का हम लोग क्या कराते हैं, एक पार्शियल रिडक्शन, क्योंकि देखो पीडीसी एक हमारा होता है एक लिंड-लार्ड कैटालिस्ट। देखो लिखा है कि ये क्या होता है, लिंड-लार्ड कैटालिस्ट होते हैं, ठीक है ना, पीडीसी, ठीक है। और ये पीडीसी के प्रेजेंस में यहाँ पे जो सी है हमारा, ये चारकोल हो सकता है, ठीक है ना। ये क्या करता है, इसको प्लेडियम को डीएक्टिवेट कर देता है। यदि सी नहीं होता तो यहाँ पे ये एल्केन बन जाता है, मीन्स यहाँ पे सिंगल बॉन्ड हो जाता है। लेकिन इसके सी के प्रेजेंस के होने की वजह से, सी की प्रेजेंस होने की वजह से ये किस में चला जा रहा है, डबल बॉन्ड में, मीन्स ट्रिपल बॉन्ड किस में जा रहा है, डबल बॉन्ड में। ये चीज़ याद करना, सी के प्रेजेंस में, मीन्स कोई चारकोल हो या क्विनॉल हो, यहाँ पे शायद लिखा होगा, क्योंकि ये पॉइजनस हो जाते हैं। देखो क्विनॉल सल्फर कंपाउंड, क्विनॉल क्या है, एक सल्फर कंपाउंड है, ठीक है ना। कोई सल्फर कंपाउंड हो या क्विनॉल हो, देखो तीन चीज़ हो सकती हैं, या तो कार्बन हो या सल्फर कंपाउंड हो या क्विनॉल हो। उसके प्रेजेंस में हमारा प्लेडियम जो होता है वो पार्शली डीएक्टिवेट हो जाता है, तो उसकी एक्टिविटी थोड़ा सा कम हो जाती है और तभी जाके बनते हैं, ठीक है ना। अब देखो देखने वाली क्या बात है, याद करने वाली चीज़ें क्या है कि ये जब हमारा था तो सिस टाइप का कंपाउंड बन रहा है, और सोडियम लिक्विड अमोनिया यदि है, ठीक है ना, तो ट्रांस टाइप का कंपाउंड बन रहा है, ठीक है ना। और वही टाइप का देखो ये सिस बन रहा है, ये ट्रांस बन रहा है, ठीक है। बस इतना ध्यान रखना था। दूसरा रिएक्शन जो हम लोग पढ़ने आ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं, फ्रॉम एल्काइल हैलाइड से। पहला जो रिएक्शन था वो कहाँ से था, एल्काइन से था, फ्रॉम एल्काइन से। दूसरा कहाँ से निकालेंगे, एल्काइल हैलाइड से। ये भी हम लोग और पढ़े थे, एल्केन को भी ऐसे हम लोग प्राप्त कर रहे थे, किससे, एल्केन को बना रहे थे ना एल्काइल हैलाइड से। तो वहाँ पे क्या क्या ले रहे थे, जिंक ले रहे थे, उर्ज रिएक्शन पढ़े थे, ठीक ना। ये चीज़ें ऐसे थोड़ा सा कनेक्ट करके पढ़ोगे तो याद रहेंगी। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, कोई एल्काइल ले लेंगे, ठीक ना, एल्काइल हैलाइड का। इसको भी मैं रिएजेंट वाले में ही कराया था कि वहाँ पे हम लोग कोई एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लेंगे तो, ठीक है, इलिमिनेशन रिएक्शन होता है। इलिमिनेशन रिएक्शन के नाम से मैं वहाँ पे कराया था, तो उसको एक बार देख लेना। तो ठीक है, यहाँ पे कोई एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लिए हैं, यहाँ पे क्या हमारा एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, और ये क्या करवाता है, इलिमिनेशन करवाता है, ठीक है ना, इलिमिनेशन। दिस रिएक्शन इज नोन एज डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। डिहाइड्रोहैलोजिनेशन मीन्स क्या होता है कि यहाँ पे डी मीन्स होता है रिमूव होना, हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन, और हैलोजिनेशन मीन्स हैलोजन, मीन्स HCl रिमूव हो रहा है। देखो यहाँ से हाइड्रोजन और कोई हैलोजन, ये दोनों रिमूव हो जाएंगे, ठीक है ना।
और कह रहा है दिस रिएक्शन इज कॉल्ड द बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। और ये रिएक्शन किस टाइप का रिएक्शन है, ये डिहाइड्रोजनेशन तो रिएक्शन तो है, इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। क्योंकि यहाँ से जो हाइड्रोजन हटेगा, देखो यहाँ पे ये हमारा अल्फा कार्बन हो गया, जहाँ से हमारा हेलोजन जुड़ा होगा उसको बोलते हैं अल्फा कार्बन, याद कर लेना, अल्फा कार्बन से अटैच्ड हेलोजन को बोलते हैं अल्फा कार्बन। और नेक्स्ट वाला जो है कार्बन होगा वो बीटा कार्बन होगा। अब बीटा कार्बन से हमारा हाइड्रोजन हट रहा है और इससे अल्फा, इसलिए इसको बोलते हैं बीटा एलिमिनेशन। सिंस हाइड्रोजन कहाँ से हट रहा है, सिंस जो हाइड्रोजन है हमारा हटता है फ्रॉम द बीटा कार्बन, इसलिए बोलते हैं क्या, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। अब देखो यहाँ पे बन गया, ठीक है ना। अब बताओ कि कौन सबसे पहले हटेगा, कौन अच्छा एक लिविंग ग्रुप है, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। यहाँ पे क्या होना चाहिए जो इजीली रिएक्शन हो जाए, तो आयोडीन। आयोडीन हमारा एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, ये छोड़ के भागने वाला है। आयोडीन एक अच्छा छोड़ के होता है ना कि जो लोग छोड़ के भाग जाते हैं, उसी में से आयोडीन है। ये केवल मतलबी इंसान है, ये छोड़ के भागने वाला इंसान है। अच्छा लिविंग ग्रुप कौन है हमारा, आयोडीन है, फिर ब्रोमीन है, फिर क्लोरीन है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है ना। और यदि हम लोग हेलोजन की बात करें एल्काइल ग्रुप की, तो टर्सरी, सेकेंडरी और प्राइमरी वाले होने चाहिए। देखो लिखा है कि नेचर ऑफ हेलोजन एटम वो क्या होना चाहिए, एंड द एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप क्या होना चाहिए यहाँ पे कौन सा एल्काइल ग्रुप हो, एल्काइल ग्रुप 3 डिग्री का होना चाहिए, फिर 2 डिग्री का, फिर 1 डिग्री का। जबकि हेलोजन जो होना चाहिए वो हमारा फ्लोरीन सबसे ज़्यादा, आयोडीन होना चाहिए, फिर ब्रोमीन, फिर क्लोरीन, फिर फ्लोरीन होना चाहिए, ठीक है। इसको अच्छे से ताक लेना। अब कह रहा है विशनल डाई हैलाइड से, विशनल जो डाई हैलाइड्स होते हैं पहले वो क्या होते हैं, विशनल। विशनल मीन्स क्या होते हैं, विशनल मीन्स पड़ोसी, मीन्स देखो यहाँ पे एक कार्बन है, एक कार्बन है, इसके अगल बगल वाले कार्बन, जस्ट बगल वाले कार्बन पे यदि कोई हैलोजन हो उसी बोलते हैं विशनल। यदि हैलोजन है तो डाई हैलाइड बोल देंगे, हाइड्रोक्साइड डाई हाइड्रोक्साइड, विशनल डाई हाइड्रोक्साइड बोल देंगे। मीन्स कुछ भी हो सकता है, मीन्स ये जस्ट जो कार्बन अगर मैं बनाऊँ ऐसे, ये कार्बन बनाया हूँ और यहाँ पे OH है, इसे और OH है, ठीक है ना। यहाँ पे यदि ये मान लो यहाँ पे कार्बन होता और यहाँ पे OH होता, इसे हम लोग विशनल नहीं बोलते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे OH हो करके ये वाला OH यहाँ पे ना हो करके यहाँ पे होता है, जिसे हम लोग विशनल नहीं बोलते, ठीक है ना। यदि लेकिन यही OH, यदि जो ये OH है ये यहाँ पे ना हो करके यहाँ पे OH है, तो इसे हम लोग बोलते हैं विशनल डाई हाइड्रोक्साइड, ठीक है। यहाँ पे क्लोरीन हो तो क्या बोल देंगे, क्लोराइड बोल देंगे, ठीक है ना। तो बोला कि जो ये विशनल टाइप के होते हैं, और यहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे देखो डिहाइड्रो हेलोजिनेशन होता है, मीन्स हाइड्रोजन भी हटता था और क्या हटता था वहाँ पे कोई हेलोजन हटता था। यहाँ पे लेकिन केवल हेलोजन और हेलोजन हटेंगे, इसे बोलते हैं डिहेलोजिनेशन रिएक्शन। विशनल डाई हैलाइड से केवल और केवल क्या हटते हैं, हेलोजन हटते हैं। एक हेलोजन यहाँ से जाएगा, एक हेलोजन यहाँ से जाएगा, बन जाएगा कोई एल्कीन, ठीक है। इसी बोलते हैं डिहेलोजिनेशन। और ये कब होता है याद कर लेना, किसके प्रेजेंस में हो रहा है, किसके प्रेजेंस में हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट है, जिंक के प्रेजेंस में। ये जिंक के प्रेजेंस में हो रहा है, ये जिंक के प्रेजेंस में हो रहा है, जबकि वो एल्कोहलिक KOH के प्रेजेंस में हो रहा है। ये चीज़ें सब याद करने वाली चीज़ें हैं। चौथा पॉइंट है फ्रॉम एल्कोहल से बाई एसिडिक डिहाइड्रोजिनेशन। अब देखो एल्कोहल से बना रहे हैं, अब कि एल्काइल हैलाइड से हो गया, ठीक है, विशनल डाई हैलाइड से हो गया। चौथा पॉइंट हमारा क्या, कहाँ से, एल्कोहल से। अब क्या यहाँ से एल्कीन बनाएंगे हम लोग, एल्कोहल से बनाएंगे, एल्कोहल से, फ्रॉम एल्कोहल से, और एसिडिक डिहाइड्रोजिनेशन कराएंगे। देखो ये हमारा एल्कोहल है, ये हमारा क्या हो गया, एल्कोहल हो गया। अब ये हमारा अल्फा कार्बन हो गया, ये हमारा बीटा कार्बन हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे भी देखो क्या हो रहा है, बीटा एलिमिनेशन ही हो रहा है, यहाँ पे बीटा एलिमिनेशन हो रहा है, और इस रिएक्शन को बोलते हैं एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। यहाँ पे एसिडिक डिहाइड्रेशन हो रहा है, मीन्स यहाँ से पानी निकलता है, यहाँ से क्या निकलता है, पानी, इसलिए बोलते हैं एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। मीन्स एल्कोहल से हम लोग पानी निकाल रहे हैं, किसके प्रेजेंस में निकाल रहे हैं, कंसनट्रेटेड H2SO4 या डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में। यहाँ पे कोई भी हो सकता है एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट, जैसे कंसनट्रेटेड H2SO4 हो गया, एल्युमिनियम का ऑक्साइड हो गया, P2O5 हो गया, ठीक है ना, H3O4 हो गया। ये सब क्या होते हैं, हमारे डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स होते हैं। याद कर लेना, यहाँ पे सब चीज़ें दी हुई हैं, इसको एक बार पढ़ लेना, ठीक है ना। जो मैं बोला हूँ उसको ध्यान में रखते जाना, ठीक है। तो ये बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन हमारा हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज। अगर मैं प्रॉपर्टी की बात करूँ तो प्रॉपर्टी किसकी, एल्कीन की जो प्रॉपर्टी होती है थोड़ा सिमिलर होती है हमारे एल्केन से। जो एल्कीन की प्रॉपर्टी होती है वो रिजेंबल्स करती है एल्केन से। फिजिकल प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, जैसे लाइक डिजॉल्व लाइक, मीन्स ये भी कैसे होते हैं, नॉन पोलर ही होते हैं, ये भी कैसे होते हैं, नॉन पोलर होते हैं, ठीक है ना, ये भी नॉन पोलर हैं। देखो लिखा है कि एक्सेप्ट इन टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म एंड डिफरेंस इन पोलर नेचर
कह रहे हैं कि ये सब कुछ सिमिलर करते हैं। कह रहे अगर मैं बोल लूँ जो एल्केन होते हैं, सॉरी जो एल्कीन होती हैं एल्केन से मिलते जुलते हैं, केवल दो प्रॉपर्टी में डिफरेंस होते हैं, आइसोमरिज्म में और पोलर नेचर में। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना, ठीक है ना। बोला कि इसके पहले 3 मेंबर्स जो होते हैं, इसके फर्स्ट 3 मेंबर जो होते हैं गैस होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 14 जो होते हैं, मतलब कहाँ से लेकर के, नेक्स्ट 14 मीन्स 4 से लेकर 7 तक जो होते हैं वो लिक्विड होते हैं, एंड हायर वन जो होते हैं सॉलिड होते हैं। ये भी कलरलेस ही होते हैं। इथीन जो होता है, इथीन जो होता है हमारा कलरलेस गैस होता है, लेकिन याद कर लेना उसका जो स्मेल होता है वो कैसा होता है। इथीन का स्मेल जो होता है फेंट स्वीट होता है, फेंट स्वीट स्मेल इथीन का हो रहा है। और इसी का यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं, फल को पकाने में करते हैं, फेंट स्वीट स्मेल होता है, ठीक है ना। बाकी जितने भी एल्केन्स हैं वो कलरलेस, आल अदर एल्कीन जो होते हैं कलरलेस और ऑर्डर होते हैं, जैसे एल्केन होते थे, ठीक है ना। इनकी सोल्युबिलिटी की बात करें वाटर में तो फेयरली सोल्यूबल इन, ठीक है, नॉन पोलर, ये वाटर में इनसोल्यूबल होते हैं, लेकिन किस में सोल्यूबल होते हैं, किस में, नॉन पोलर सॉल्वेंट में, जैसे बेंजीन में, पेट्रोलियम, इन सब में सोल्यूबल होते हैं, सब देख लेना अच्छे से, ठीक है। बाकी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट जैसे बताया था एल्केन का वैसे ही यहाँ पे भी रहेगा, ठीक है ना। अब केमिकल प्रॉपर्टी देखते हैं। केमिकल प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूं तो हम लोग सबसे पहले जानते हैं जो एल्कीन है उसमें पाई बॉन्ड आ गया है, ठीक है ना। पाई बॉन्ड आ जाने से ये थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन, देखो लिखा है कि एल्कीन्स आर रिच सोर्स ऑफ लूजली हेल्डेड इलेक्ट्रॉन, एल्कीन में पाई बॉन्ड आ गया तो उसके पास मीन्स इलेक्ट्रॉन आ गए, ठीक है ना, पाई इलेक्ट्रॉन आ गए। अब देखो ये क्या शो करता है, अभी हम लोग पढ़ के आए हैं, एल्कीन जो होता है एडिशन रिएक्शन शो करता है, ये पढ़ के आए हो ना, सबसे पहले मैं तो ही बताया था इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का सोर्स है ना तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा ना। अब यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करते हैं, सम रिएजेंट्स जो होते हैं कुछ फ्री रेडिकल रिएक्शन भी शो करते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे वो चीज़ें लिख रहा है। और एल्कीन जो होते हैं फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी शो करता है, और इसमें अभी हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन भी होता है, ओजोनोलिसिस इसका मैं पढ़ा चुका हूँ, ओजोनोलिसिस हम लोग पढ़ चुके हैं ना, पहला जब वीडियो में पढ़ाया था तो उसी में ओजोनोलिसिस पढ़ाया था, तो वहाँ से अच्छे से क्लियर कर लेना, यहाँ पे मैं ज़्यादा बताऊँगा नहीं, ठीक है ना, वहाँ से अच्छे से तैयार करके इसको एक बार देख लेना, ओजोनोलिसिस मैं करा दिया हूँ पहले वाले वीडियो में, ठीक है। अब केमिकल प्रॉपर्टी अगर हम लोग देखें तो पहला क्या है, एडिशन ऑफ डाइहाइड्रोजन, जो कोई एल्कीन है उसमें हम लोग किसका एडिशन कराएंगे, डाइहाइड्रोजन का, एडिशन ऑफ डाइहाइड्रोजन, ठीक है। मीन्स हम लोग क्या करने जा रहे हैं, हाइड्रोजन को ऐड करने वाले हैं, हाइड्रोजन का एडिशन कराएंगे। और देखो कह रहा है एल्कीन्स ऐड अप 1 मोल ऑफ डाइहाइड्रोजन, देखो यहाँ पे एल्कीन है और यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं 1 मोल हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं, किसके प्रेजेंस में, प्लैटिनम, प्लैटियम और निकिल, और क्या बना, इथेन। अभी तो हम लोग एल्केन जैसे बनाने का प्रॉपर्टी पढ़े थे तो कैसे बनाते थे, इसी तरीके से बनाते थे, बताया था ना। प्लेटिनम और प्लैटियम जो होते हैं ये रूम टेम्परेचर पे होता है, जबकि निकिल जो होता है हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर रिक्वायर करते थे, इसको तो हम लोग वैसे पढ़े थे। तो वही मैं बोल रहा हूँ, देख जो ऑर्गेनिक है ना इसमें जो रिएक्शन होते हैं एक दूसरे के बस इधर उधर सेम ही मिलते हैं, कुछ रिएक्शंस हैं जो थोड़ा इधर उधर होते हैं, बाकी एक दूसरे को उल्टा मिलते रहते हैं, कहीं पे उससे कुछ बना रहे हैं, कभी उसका हम लोग प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, किसी का हम लोग रिएक्शन देख रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो अब दूसरा पढ़ने आ रहा है एडिशन ऑफ हैलोजेंस। अब हम लोग क्या करेंगे, इस एल्कीन में हम लोग क्या करेंगे, हैलोजन देखेंगे। अभी इसका हम लोग उल्टा करा रहे थे, यहाँ से अभी हम लोग एल्कीन बना रहे थे, यहाँ से एल्कीन बना रहे थे, इसी वाले से बिस्नल वाले से एल्कीन बनाने के लिए हम लोग जिंक ले रहे थे। सोचो इससे रिएक्शन अभी हम लोग यहीं तो डायरेक्ट पढ़े हैं, इसलिए मैं बोलता हूँ थोड़ा सा क्या करो, देखो इधर जा रहे हैं तो यहाँ से इधर जा रहे हैं तो जिंक यूज कर रहे हैं, अगर हमको इधर से इधर आना है तो CCl4 मीन्स पायरीन यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। इसलिए कह रहा हूँ कि थोड़ा सा कंपेयर करके चीज़ें पढ़ा करो, तो चीज़ें दिमाग में रहती हैं, कंपेयर करके पढ़ा करो, ठीक है ना। तो देखो अब यहाँ पे क्या हुआ कि इधर से इधर जा रहे हैं तो यहाँ पे मैं क्या लिया हूँ CCl4 मीन्स पायरीन लिया हूँ, तो कुछ ये बन गया। इसी तरीके से देखो ये भी बिस्नल है, यदि हमको इधर से इधर जाना होता तो मैं क्या लेता, जिंक लेता और ये हमको मिल जाता, ठीक है ना, इजीली मिल जाता। अब ये देखो दूसरा जो रिएक्शन है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हाइड्रोजन के हैलाइड को जोड़ना है, HCl हाइड्रोजन हैलाइड में HCl जोड़ेंगे, HBr देखेंगे और HI को जोड़ेंगे, ठीक है ना। लेकिन रिएक्टिविटी की बात करें तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा, हमारा हाइड्रोजन आयोडाइड होगा, क्योंकि इजीली बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, हमको ज़्यादा कुछ एनर्जी देना नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये तो इसका बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है तो टूटेगा नहीं, तो रिएक्टिविटी HI HBr HCl होता है, ठीक है ना। और ये हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड दैट इज द इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये कौन सा रिएक्शन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन पढ़ने आ रहे हैं, ठीक है ना। अब देखो कह रहा है एडिशन ऑफ HBr जो होता है हम लोग कहाँ देख रहे हैं अभी, पहले सिमेट्रिकल एल्केन में। देखो एल्केन 2 टाइप के हो सकते हैं, सिमेट्रिकल एल्केन और अनसिमेट्रिकल एल्केन। सिमेट्रिकल मतलब क्या, जिसमें इवन नंबर हो कार्बन का, देखो ये हमारे इवन नंबर के कार्बन थे, ये सिमेट्रिकल था, ये हमारा कैसा है, अनसिमेट्रिकल है।
ये कैसा है, अनसिमेट्रिकल। तो वही हम देखने जा रहे हैं पहले सिमेट्रिकल एल्केन में। सिमेट्रिकल एल्केन में हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, HCl का मतलब कोई हाइड्रोजन के हैलाइड का क्या इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देखने जा रहे हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देखने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे HBr है, मीन्स एक H यहाँ पे देखो, अब ये पहले क्या होता है इसका मैकेनिज्म देखो कि यहाँ पे टूटेगा, ये बॉन्ड जो होगा एक तरफ जाएगा किधर भी चला जाए ऐसे, तो एक पे जिधर गया वो माइनस हो जाएगा और एक जिधर गया तो प्लस हो गया, ठीक है ना। अब सोचो ये किससे टूटेगा, H+ और ये माइनस, इलेक्ट्रोफाइल बनाएगा। अब इसमें हमारा इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है, इसमें हमारा इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है बताओ, H+ है। तो इलेक्ट्रोफाइल का सबसे पहले अटैक होता है पहले स्टेप में, तो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे अटैक करेगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा है, ठीक है। और Br कहाँ पे अटैक कर देगा, इधर। तो कुछ इस तरीके से कंपाउंड बन गया। अब देखो ये भी हमारा कैसा है, सिमेट्रिकल है, तो हम चाहे इधर प्लस बनाएं चाहे इधर माइनस बनाएं, किधर भी बना सकते हो, ठीक है ना। और अब देखो लेकिन यही हम लोग अगर बात करें ये अनसिमेट्रिकल होता, तो यदि अनसिमेट्रिकल होता तो क्या बनता, कैसे बनता, तो ये फॉलो होता मार्कोनी-कॉफ रूल से। ये जो अनसिमेट्रिकल एल्केन है इसमें जो एडिशन हो रहा है ये किस रिएक्शन से हो रहा है, मार्कोनी-कॉफ रूल से हो रहा है, ठीक है ना। ये देखो मार्कोनी-कॉफ रूल से होने जा रहा है, इसमें जो एडिशन हो रहा है। देखो अगर कोई पूछे मार्कोनी-कॉफ किसके लिए अप्लीकेबल होता है, मार्कोनी-कॉफ रूल अप्लीकेबल होता है फॉर अनसिमेट्रिकल एल्केन के लिए, एल्कीन के लिए याद कर लेना मार्कोनी-कॉफ रूल, मार्कोनी जो कॉफ रूल है, मार्कोनी-कॉफ रूल फॉर अनसिमेट्रिकल एल्कीन के लिए, अनसिमेट्रिकल एल्कीन के लिए होता है, ठीक है ना। अब देखो मार्कोनी-कॉफ रूल के हिसाब से हम लोग बनाते हैं ऐसा एल्केन जो मोर स्टेबल हो, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे अगर मैं H+ बनाऊँ, यहाँ पे प्लस बनाऊँ, ठीक है, या यहाँ पे बनाऊँ, तो बताओ कौन सा होगा। देखो जैसे यहाँ पे बनाया पहले एक बार इधर एक तरफ माइनस बनाया एक तरफ प्लस, तो ये कौन सा कार्बोकैटायन है, ये बताओ किस डिग्री का कार्बोकैटायन है ये जो हमारा, इसकी वजह से देखो बताओ कितना हाइपर कॉन्जुगेटिंग हाइड्रोजन है, ठीक है ना। यहाँ पे देखो 2 ही है, ठीक है, यहाँ पे 2 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर है और यहाँ पे कितना है 3 3 6 है। तो कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, हमारा ये वाला ज़्यादा स्टेबल होगा, इसलिए मेजर प्रोडक्ट यही बनेगा, ठीक है ना। सेकेंडरी कार्बोकैटायन है, या हम लोग बोल सकते हैं इसके पास टोटल 6 अल्फा हाइड्रोजन है और जितना ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन है उतना ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर होगा और उतना ही स्टेबल कंपाउंड बनेगा। तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा, मेजर प्रोडक्ट बनेगा ये वाला बनेगा, ठीक है ना, बी वाला, इसलिए दिखाई मोर स्टेबल है, ये लेस स्टेबल है। ये कौन बता रहा है, ये अनसिमेट्रिकल एल्केन में हम लोग लगाते हैं, अनसिमेट्रिकल एल्कीन में, ठीक है ना, एल्केन नहीं सॉरी एल्कीन में लगाते हैं मार्कोनी-कॉफ रूल, ठीक है। और एंटी मार्कोनी-कॉफ भी रूल हम लोग इसमें लगाते हैं अनसिमेट्रिकल एल्कीन में। मार्कोनी-कॉफ रूल के हिसाब से हम लोग एडिशन करवाते हैं क्या, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, और मोर स्टेबल जो कार्बोकैटायन होगा, ठीक है ना, वहाँ पे हमारा जो जाता है न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। ये हमारा न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे अटैक करेगा, मोर स्टेबल कार्बोकैटायन पे यहाँ पे करता है, तो जो मेजर प्रोडक्ट हमारा बनेगा, ठीक है। अगर कोई बोले कि बताओ इसमें कौन सा मेजर प्रोडक्ट बनेगा, ये वाला बनेगा कि दूसरा कोई, ये मेजर प्रोडक्ट हमारा नहीं है, ठीक है ना। ये जो बनाया है ये मेजर प्रोडक्ट नहीं है, इसको सॉरी अच्छा ये तो 4 कार्बन का था, ये 3 कार्बन वाला अगर बनाया होता तो यहाँ पे जो क्लोरीन होता है तो यहाँ पे ब्रोमीन को ऐड होना चाहिए था, ठीक है ना। अब देखो जैसे ये अभी एक रिएक्शन को इसको हम लोग कर लेते हैं, तो इसको फिर आते हैं इस वाले क्वेश्चन। देखो अब एंटी मार्कोनी-कॉफ रूल, एंटी जो मार्कोनी-कॉफ रूल होता है पेरोक्साइड के प्रेजेंस में हो रहा है, इसलिए हम लोग जानते हैं पेरोक्साइड क्या है, एक फ्री रेडिकल फॉर्मेशन वाला होता है, ऑर्गेनिक पेरोक्साइड भी बोलते हैं इसे, इसी को बोलते हैं खैरॉस इफेक्ट, इसी को क्या बोलते हैं, खैरॉस इफेक्ट, ठीक ना, खैरॉस इफेक्ट। अब देखो यहाँ पे सेम वही हम लोग क्या ले रहे हैं, एल्कीन लिए हैं, सेम एल्कीन लिए हैं। यहाँ पे हमारा HBr है, HBr देखो यहाँ पे HBr दे दिया और एल्कीन दे दिया। यदि तुमको यहाँ पे नहीं बताया है कि यहाँ पे हमारा क्या है, पेरोक्साइड है या फ्री रेडिकल रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, तो मान के चलना वो हमारा कौन सा होगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, और मोर स्टेबल कार्बोकैटायन मीन्स कुछ इस तरीके से प्रोडक्ट बनाएंगे जो हमारा Br बीच में होगा, ठीक है ना, उस तरीके से बनाएंगे। लेकिन यदि बता दिया वो पेरोक्साइड है और यहाँ पे HBr है, क्योंकि देखो HCl और HI जो होते हैं इस रिएक्शन को नहीं देते हैं, क्योंकि देखो HI जो होता है इजीली बॉन्ड ब्रेक करके फिर से I2 बना लेता है। देखो यहाँ पे बोल रहा है कि ये जो बॉन्ड होता है वीक होता है, टूट जाता है आराम से, ठीक है, I2 बना लेता है, ठीक है, कंबाइन कर जाता है। इसी तरीके से जो HCl होता है इसका बॉन्ड बहुत ज़्यादा मजबूत होता है, ये टूटता है नहीं है, तो ये टूट नहीं रहा है, ये टूट जा रहा है, जबकि बीच वाला होता है ये जल्दी ना बॉन्ड टूटता है ना, जल्दी बॉन्ड ब्रेक करवाता है, मीन्स ऐड होता है। तो इसलिए HBr ही देता है क्या, हमारा फ्री रेडिकल रिएक्शन, फ्री रेडिकल जो एडिशन रिएक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, HBr देता है और पेरोक्साइड के प्रेजेंस में हो रहा है। यदि पेरोक्साइड नहीं दिया होता तो हम लोग फ्री रेडिकल
तो हम लोग क्या कराते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कराते हैं। देखो मोर स्टेबल कौन सा बनेगा, ये फ्री रेडिकल हमारा ज़्यादा स्टेबल हो गया, तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा ये वाला मोर स्टेबल है, तो हमारा मेजर प्रोडक्ट यही होगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, और बताना है देखो लिखा है इन द एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड। अब यहाँ पे पेरोक्साइड अगर नहीं है, देखो HBr से रिएक्शन करा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे पेरोक्साइड, यहाँ पे क्या है हमारा पेरोक्साइड तो नहीं है। अब यहाँ पे जब पेरोक्साइड नहीं है, देखो यहाँ पे पेरोक्साइड नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब सोचो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 कार्बन टोटल है, ठीक है ना। तो सोचो मोर स्टेबल कार्बोकैटायन कहाँ पे बनेगा, यहाँ पे बनेगा कि यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे बनेगा ना, तो हमारा जो Br होगा यहाँ पे आके ऐड हो जाएगा, बस ये प्रोडक्ट बन गया। लेकिन अब यदि मैं बोलूँ ये पेरोक्साइड प्रेजेंस है, तो मोर स्टेबल फ्री रेडिकल कहाँ पे बनेगा, यहाँ पे बनेगा ना, यहाँ पे बनेगा, तो यहाँ पे Br को पहले ऐड कर दो और H आके यहाँ पे ऐड हो जाएगा अपना, ठीक है, फ्री रेडिकल में। तो देखो कुछ इस तरीके से प्रोडक्ट बनता है, ठीक है ना। नेक्स्ट जो है रिएक्शन जिससे हम लोग बनाते हैं, ठीक है ना, वो है क्या, एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। यहाँ पे जो उसका प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड है। तो सल्फ्यूरिक एसिड याद कर लेना, यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड कैसा है, कोल्ड है, कंसनट्रेटेड है, सल्फ्यूरिक एसिड है। कोल्ड कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड जो होते हैं वो जाके कैसे ऐड होते हैं, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल से ही ऐड होते हैं, याद कर लेना इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में, ठीक है ना। तो कुछ ये प्रोडक्ट बनता है, इसको याद कर लेना यार, डायरेक्ट ऐसे पूछ सकता है, ठीक है। यहाँ पे देखो जो मोर स्टेबल कार्बोकैटायन है वहीं पे जाके ये ऐड हो रहा है, यहाँ पे आके ऐड हो रहा है, देखो कहाँ पे ऐड होगा, यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो 1 2 3 कार्बन है, तो यहाँ पे बीच वाले में ऐड होगा, ठीक है ना, अगर अनसिमेट्रिकल कार्बन वाले हैं तो, क्योंकि मार्कोनिकॉफ रूल किसके लिए एप्लीकेबल होता है, सिमेट्रिकल एल्केन के लिए कि अनसिमेट्रिकल एल्केन के लिए, अनसिमेट्रिकल एल्केन के लिए, ओके। अब पांचवा देखो रिएक्शन है एडिशन ऑफ वाटर। कोई एल्कीन है, उसमें हम लोग क्या ऐड कर रहे हैं, एडिशन ऑफ वाटर। अभी उल्टा हम लोग पढ़ रहे थे, यहाँ से हटा रहे थे H2 तो एल्कीन बन रहा था, लेकिन अब हम लोग क्या करा रहे हैं, एडिशन ऑफ वाटर करा रहे हैं, तो हाइड्रेशन करा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, ठीक है। और ये भी देखो किसके अकॉर्डिंग हो रहा है, मार्कोनिकॉफ रूल। विद द मार्कोनिकॉफ रूल मीन्स मोर स्टेबल कार्बोकैटायन कहाँ पे बन रहा है, तो एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, एडिशन ऑफ वाटर, ये सब किसके रूल के हिसाब से हो रहे हैं, मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से हो रहा है, मोर स्टेबल कार्बोकैटायन बन रहा है, ठीक है ना। अब देखो ऑक्सीडेशन रिएक्शन, जो नेक्स्ट स्टेप पढ़ने आ रहे हैं हम लोग, नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ने आ रहे हैं एल्केन का, क्या करने आ रहे हैं, एल्केन की ऑक्सीडेशन। अब देखो ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है ना, ये कब करा रहे हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट KMnO4, ठीक है ना। एक होता है एसिडिक KMnO4, एक होता है एसिडिक K2Cr2O7। यहाँ पे क्या है, डाइल्यूट KMnO4 है या डाइल्यूट K2Cr2O7 है, ठीक है। यहाँ पे डाइल्यूट KMnO4 है, इसे बोलते हैं बेयर्स रिएजेंट वाले चैप्टर में फिर से बता रहा हूँ, वहाँ से मैं कराया था, ठीक है, एक बार मैं फिर करा रहा हूँ, तो इसको देख लो। तो क्या बनता है, यहाँ पे देखो कलर जो होता है वो गायब हो जाता है, ये जो कलर होता है डीकलराइज कर जाता है, मीन्स इसका जो कलर था वो गायब हो गया, और कुछ ये बिस्नल टाइप का डाई हाइड्रोक्साइड बना। देखो ये इसको बिस्नल बोल रहे हैं ना, बताया था बिस्नल किसे बोलते हैं, ये बन रहा है, ठीक ना। इसी तरीके से देखो यहाँ पे फिर से बिस्नल कोई हाइड्रोक्साइड बनेगा, यहाँ पे कोई एक बिस्नल डाई हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पे देखो ये बन रहा होगा, ठीक है। अब देखो ओजोनोलिसिस, हमारा जो नेक्स्ट रिएक्शन है ओजोनोलिसिस है। ओजोनोलिसिस को मैं बताया था, ओजोनोलिसिस 2 टाइप का होते हैं, एक रिडक्टिव ओजोनोलिसिस होता है, एक ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। देखो ये जो है यहाँ पे ओजोनोलिसिस के जैसे ही प्रोडक्ट देते हैं, लेकिन ये क्या हमारा ऑक्सीडेशन ही है। जैसे ये जो ऑक्सीडेशन अभी पढ़ रहे थे, ये ऑक्सीडेशन किसके पढ़ रहे थे, डाइल्यूट KMnO4 था, यहाँ पे हमारा कैसा है एसिडिक KMnO4 और एसिडिक K2Cr2O7। तो इनका जो प्रोडक्ट होता है इस ऑक्सीडेशन के जैसा नहीं होता है, इसका जो प्रोडक्ट होता है किसके जैसा होता है, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस की तरफ होता है ऐसे। और ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस कब होता है, जब हमारा जिंक प्रेजेंट ना हो। जैसे यहाँ पे देखो जिंक प्रेजेंट, इसको बोलते हैं रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, यहाँ पे जिंक नहीं, इसे बोलते हैं ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। तो इन तीनों का प्रोडक्ट एक जैसा ही होता है, ठीक है ना। इसको मैं ओजोनोलिसिस अच्छे से कराया हूँ यार, एक बार उस वीडियो को देख लेना, पहला वाला जो वीडियो है हमारा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे देखो लिखा हूँ, ओजोनोलिसिस रिएक्शन यूज टू लोकेट द पोजीशन ऑफ द डबल बॉन्ड, ठीक है। और ओजोनोलिसिस में यदि केवल ओजोन ही प्रेजेंट हो तो ओजोनाइट बन जाता है, ठीक है। अब देखो वही रिएक्शन जो है यहाँ पे एसिडिक पोटेशियम परमैंगनेट है या पोटेशियम डाइक्रोमेट है, ठीक है ना। ये तो ऑक्सीडाइज कर देता है, मीन्स इसको पूरा ऐसे बॉन्ड तोड़ो, ये पूरा बॉन्ड तोड़ दो और ये डबल O लगा दो, ठीक
ठीक है, और CO2 देखो बन रहा है यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ से जो है अब ये क्या है हमारा HCOOH बन रहा है ना, HCOOH। तो मैं पहले ये जब रिएक्शन ओजोनोलिसिस पढ़ा रहा था वहाँ पे बताया था कि जो HCOOH अगर बनता है तो CO2 और H2O में ब्रेक हो जाता है। जैसे ये जो है यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटिक एसिड बन जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये क्या है हमारा, ये एल्डिहाइड है। ये क्या था हमारा, एसीटोन था। एसीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होता है इन द प्रेजेंस ऑफ KMnO4 या K2Cr2O7, बट इन द प्रेजेंस ऑफ KMnO4, ठीक है ना, इस हमारे एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन फर्दर हो जाता है और एथेनोइक में मीन्स वो एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट जो रिएक्शन है पॉलीमेराइजेशन। पॉलीमराइजेशन मीन्स क्या, अगर कोई एल्कीन है उसका पॉलीमराइजेशन करते हैं, जैसे इथीन का करते हैं तो पॉलीथीन बनता है, ठीक है ना। और हम लोग जानते थे ये जो रिएक्शन होता है हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे होता है, हम लोग पढ़ चुके हैं प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट। और कौन सा कैटालिस्ट होता था, पढ़े थे ना, यहाँ पे एक कैटालिस्ट होता था AlCl3 और TiCl4 होता था, ठीक है ना। इसका नाम तुम लोग बताना कि कौन सा कैटालिस्ट था जो पॉलीथीन बनाने में यूज होता था। अब तो पॉलीथीन हट गया है, चैप्टर पॉलीमर, ठीक है, लेकिन देखो यहाँ से पूछ सकता था, ठीक है। देखो यहाँ पे ये पॉलीथीन हम लोग को बना रहे हैं हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर में, ठीक है। और ये सब चीज़ें बता रहा है कि पॉलीमर्स जो होते हैं यूज किए थे फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ बैग, प्लास्टिक बॉटल्स, ये सब चीज़ें यूज किया जाए। जैसे पॉलीप्रोपीन, यदि हम लोग प्रोपीन ले लें, जैसे ये क्या हमारा प्रोपीन है, तो पॉलीप्रोपीन का यूज कहाँ पे हम लोग करते हैं, देखो यहाँ पे सब चीज़ें लिखा है। पॉलीप्रोपीन का यूज कहाँ पे करते हैं, जो मिल्क कैस्केट होते हैं, प्लास्टिक बकेट होते हैं, वहाँ पे करते हैं, ठीक है ना। ये सब चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं। अब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है कि विच आर द फॉलोइंग कंपाउंड सेल नॉट प्रोड्यूस प्रोपीन बाई रिएक्शन विथ HBr फॉलोड बाई एलिमिनेशन ऑन डायरेक्ट ओनली एलिमिनेशन। अब कौन सा रिएक्शन है जो प्रोपीन प्रोड्यूस नहीं करता, तो इसका आंसर हो जाएगा C। देखो कैसे, ये जो रिएक्शन है ये पहले HBr से देखो रिएक्शन किया ये कंपाउंड, ठीक है, तो ये बना। अब इसका एलिमिनेशन कराएंगे तो यहाँ से देखो प्रोपीन बन जाएगा, यहाँ से एक Br गया और यहाँ से एक H, जिसे हम लोग बोलते थे बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, और कौन, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन ये है, ठीक है ना। इसी तरीके से देखो ये कौन सा रिएक्शन हमारा, ये डिहाइड्रेशन रिएक्शन, यहाँ से OH गया, यहाँ से एक H चला जाएगा तो एल्कीन बन गया, ठीक। जबकि यहाँ से देखो कुछ इस तरह का कंपाउंड बन गया, यहाँ से कुछ नहीं बन पाया, जबकि यहाँ से फिर वही ये वाला रिएक्शन है, ये वाला सेम वैसे ही है, ठीक है, तो यहाँ से भी हो जाएगा। 6 नंबर का क्वेश्चन क्या है, द कंपाउंड दैट वी विल रिएक्ट मोस्ट रेडली विथ गैसियस ब्रोमीन हैज फार्मूला। बताओ इसमें से कौन सा है जो बहुत तेजी से रिएक्शन करेगा विथ गैसियस ब्रोमीन के साथ। तो इसमें कौन सा हो सकता है हमारा, कौन सा हो सकता है हमारा पहला आंसर ये, क्योंकि यहाँ पे देखो गैसियस ब्रोमीन बोला है, मीन्स यहाँ पे फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन होगा। सोचो ये रिएक्शन फ्री रेडिकल हो सकता है, मीन्स हमारा फ्री रेडिकल अगर यहाँ पे बन रहा है तो ज़्यादा स्टेबल बनेगा, ठीक ना। सॉरी, यहाँ पे ये बाउंड तोड़ो, यहाँ पे इसको ऐसे ब्रोमीन ला के ऐड कर दो, यहाँ पे हमारा फ्री रेडिकल है, तो ये ज़्यादा स्टेबल फ्री रेडिकल बन रहा है, ठीक है। तो अच्छा रिएक्शन कौन होगा, ये वाला हमारा ए आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये तो एल्कीन होगा, ये तो देगा नहीं, ये तो हमारा एल्कीन होगा, ये भी नहीं देगा और ये भी नहीं देगा, ठीक है ना। तो अच्छा जो ब्रोमिनेशन देगा रिएक्शन गैसियस में मीन्स फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, ये वाला हो गया। ये एक क्वेश्चन है, इन द रिएक्शन विथ HCl एंड एल्कीन रिएक्ट इन अकॉर्डेंस विथ मार्कोनिकॉफ। देखो इसमें जो रिएक्शन हो रहा है मार्कोनिकॉफ रूल से हो रहा है, और प्रोडक्ट जो दे रहा है 1 क्लोरो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन दे रहा है, द पॉसिबल एल्कीन इज। तो बताओ कौन सा पॉसिबल एल्कीन होगा, क्या ये वाला हो सकता है कि ये वाला हो सकता है। देखो एल्कीन में डायरेक्ट जो हम लोग बनाएंगे, यहाँ पे सोचो बॉन्ड तोड़े, यहाँ पे जो कार्बोकेटाइन बनेगा ये, यहाँ पे देखो टोटल 2 हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन है, ठीक है। तो मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन इसमें भी बन रहा है, तो ये दे सकता है। यहाँ पे देखो फिर से इसको तोड़ते हैं, तो यहाँ पे देखो 2 और 3, यहाँ पे भी मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन बना है, तो ये भी दे देगा, जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं है, ठीक है। तो अच्छा यहाँ पे देखो 1 क्लोरो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन बनाना है, तो यहाँ पे 1 क्लोरो बनेगा और 1 मिथाइल भी लग जाएगा, क्योंकि 1 मिथाइल है, 1 क्लोरो 1 मिथाइल है, तो यहाँ पे हो सकता है। जबकि यहाँ पे अगर तोड़ेंगे तो यहाँ पे क्लोरीन कहीं ऐड करेंगे, या तो इधर, अगर मैं इधर करना चाहूँगा तो देखो यहाँ पे 2 ही कार्बन है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका अरेंजमेंट तो होगा नहीं, तो हमारा जो आंसर हो जाना चाहिए वो C होगा, ठीक है। मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से बताओ कौन सा कार्बन ज़्यादा स्टेबल होगा, ये इधर वाला, यहाँ पे जो क्लोरीन जुड़ा होगा इधर, यहाँ पे देखो एक ही अल्फा हाइड्रोजन, जबकि यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन है, तो हमारा इधर तोड़ते तो ये बनता कुछ इस तरीके से, यहाँ पे क्लोरीन ऐड हो जाता, ठीक है ना। तो इस तरीके से कंपाउंड बनता, तो ये तो कंपाउंड है नहीं, कंपाउंड कौन देगा, ये वाले देंगे, तो हमारा C सही हो जाएगा, C1 का। 8 नंबर क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन है और इसमें हम लोग जोड़ रहे हैं HBr, ठीक है ना। अब सोचो HBr ऐड हो रहा है, यहाँ पे ये कुछ नहीं बता रहा है कि कैसा रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ HBr। ये बताओ पहले तो सिमेट्रिकल एल्कीन है कि अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, ये हमारा कैसा एल्कीन है,
अनसिमेट्रिकल जो एल्कीन होता है उसमें हमारा मोर स्टेबल कार्बोकैटायन पहले बनाना होता है, ठीक है। अब देखो ये यहाँ पे मैं कार्बोकैटायन बनाया, ठीक। अब यहाँ पे देखो कार्बोकैटायन जब बनेगा तो सोचो यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन और यहाँ पे 1 है, लेकिन इसका रीअरेंजमेंट करा के मैं यहाँ पे ले गया, ठीक है, और इस CH3 को, ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन को यहाँ पे भेज दिया तो कार्बोकैटायन यहाँ पे आ गया। तो ब्रोमीन कहाँ पे अटैक करेगा, यहाँ पे करेगा ना, तो जो हमारा आंसर हो जाना चाहिए वो डी हो जाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर का है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ, ठीक है, इसमें से कौन सा है जो एक डिहाइड्रेशन का प्रोडक्ट नहीं है। सोचो यदि यहाँ से इसका डिहाइड्रेशन कराते हैं तो यहाँ पे कार्बोकैटायन बनेगा। यदि कार्बोकैटायन यहाँ पे बना तो सोचो यहाँ पे 2 अल्फा है, यहाँ पे भी 2 अल्फा है, 1 अल्फा है, ठीक है, यहाँ पे 1 अल्फा है, यहाँ पे 2 और यहाँ से 3 3 2 5 1 6 ठीक मिला है। तो यदि इसको देखो आंसर पहले बता दूं कि ये होगा, बाकी तो देखो जितना भी यहाँ पे कार्बोकैटायन था इधर जा नहीं सकता, इधर जाएगा तो फिर लेस स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा, या फिर इधर आता तब भी लेस स्टेबल कार्बोकैटायन। देखो यहाँ पे एक कार्बन को अगर मैं इस अल्फा को यहाँ पे लेके आता तो सोचो यहाँ से 6 अल्फा था, यहाँ पे टोटल 6 अल्फा हाइड्रोजन थे, जबकि यहाँ पे देखो टोटल 2 अल्फा हो गए और यहाँ पे केवल 2, तो 4 ही तो अल्फा हाइड्रोजन हुए, ठीक है। तो ये लेस स्टेबल हो गया ना, हम लोग जानते थे रीअरेंजमेंट किधर कराते हैं, जब स्टेबिलिटी बढ़ती जाए, कम स्टेबिलिटी होगी तो उधर थोड़ी जाएंगे, इसलिए हमारा आंसर ये हो जाएगा, ठीक है ना। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि देखो जितना भी अभी पढ़ाया हूँ जीओसी फर्स्ट वो बहुत ज़्यादा बेसिक है, बाकी रिएक्शन का जितना भी पढ़ा चुका हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मीन्स इन रिएक्शन जितना भी टॉपिक्स पढ़ते जाओगे आगे, ठीक है ना, पीछे वाले चैप्टर से कनेक्टेड होते जाएंगे, और जो मेजर जो अभी मैं 4-5 लेक्चर ले चुका हूँ ऑर्गेनिक के उससे, ठीक है ना, तो उसको अच्छे से इसलिए तैयार कर लेना, तब चीज़ें जाके तुमको अच्छे से समझ में आएंगी। अब देखो इन द फॉलोइंग रिएक्शन, ये एक रिएक्शन दिया हुआ है, ठीक है, इसमें बताना है कि मेजर और माइनर प्रोडक्ट, ठीक है। अब बताओ यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी वैसे ही होगा सेम कि यहाँ पे हमारा H+ बनेगा और OH-, ठीक है ना, OH- बना, ठीक है। अब ये टूटा, यहाँ पे कार्बोकैटायन बना, इस कार्बोकैटायन को मैं इधर भेजूंगा और इसको यहाँ पे इधर लेके आऊँगा, ठीक है। यहाँ पे तो OH हमारा किस पे जाएगा, जो मोर स्टेबल होगा यहाँ पे OH आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर जो हो जाना चाहिए वो 10 का हो जाना चाहिए, पहला नंबर का, ठीक है, 10 का जो होना चाहिए वो पहला आंसर होना चाहिए, 10 नंबर का, 10 नंबर का जो आंसर होगा वो पहला हो जाएगा, ठीक है। तो मेजर जो होगा ये हमारा पहला होगा, ठीक है, इसका ये पहला वाला आंसर हो जाएगा कि OH हमारा यहाँ पे होगा। देखो यहाँ पे मेजर और माइनर, यहाँ पे कुछ शायद क्वेश्चन में मिसिंग है, यहाँ पे जो मेजर प्रोडक्ट बनता, ठीक है, मेजर प्रोडक्ट मीन्स क्या, इसको हटाता मैं, यहाँ पे OH आ जाता, तो OH यही वाला मेजर प्रोडक्ट हमारा यही बनेगा, ठीक है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। ये रिएक्शन जो है 11 नंबर का है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एल्कीन विल रिएक्ट फास्टर विथ H2 अंडर द कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। तो सबसे पहले बताओ स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन सबसे ज़्यादा किसकी है। तो एक चीज़ याद कर लेना, हम लोग जानते हैं कोई एल्कीन मीन्स R, देखो यहाँ पे क्या हमारा कोई एल्काइल है मीन्स CH3 हो सकता है, ठीक है। तो बताओ इसके पास टोटल कितना अल्फा हाइड्रोजन है, 12 अल्फा हाइड्रोजन है, मीन्स इसके पास 12 अल्फा हाइड्रोजन, मीन्स इसके पास जो हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर में 12 बनेंगे, इसके पास 9 होगा, सबसे ज़्यादा स्टेबल ये हो गया, फिर दूसरे नंबर पे हो गया, फर्स्ट नंबर पे हमारा कौन स्टेबिलिटी में, ये दूसरे नंबर पे। अब इन दोनों में कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, ये वाला ज़्यादा स्टेबल है कि ये वाला ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है। तो याद कर लेना ये तीसरे नंबर पे होता है, और हमारा ये सिस वाला जो होता है लास्ट में स्टेबल हो जाता है, ठीक है, लास्ट नंबर का स्टेबिलिटी है। ट्रांस भी कम स्टेबिलिटी सिस की होती है, ठीक है ना, ट्रांस भी इससे ज़्यादा स्टेबल होता है, तो ये हमारा लास्ट में आएगा। तो जो मोर रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव हमारा कौन सा हो गया, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा है, तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव जो होगा हमारा जो आंसर हो जाना चाहिए ये ए हो जाएगा, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव यही है, ठीक है ना। हमारा जो ये कंपाउंड है ये वाला सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, तो हमारा आंसर जो हो जाएगा ए। अब ये क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है, ओजोनोलिसिस से रिलेटेड है, ये क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ ओजोनोलिसिस का। देखो जितना भी मैं 2 टाइप का लिखा हूँ, एक ABCD डाल दिया हूँ और एक जो रिएक्शंस हमारे 1-2 करके है, तो मैं कराऊंगा, बाकी ए वाले जो है बी वाले हैं ये सब तुम लोग करोगे। तो ये सब रिएक्शन का यार आंसर तुम लोग कमेंट करके बताना आंसर क्या होगा, ठीक है ना, अच्छे से कमेंट करके बताना। कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तुम लोग व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लो, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करो और वहाँ पे आके बताओ कि क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रहा है, मैं बता दूंगा, ठीक है। लेकिन इसको तुम लोग करके कमेंट करके बताना कि ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है। देखो ये 12 नंबर क्वेश्चन है, द रिएक्शन, ये जो रिएक्शन दिया गया है, ठीक है, और ये प्रोडक्ट बना है, तो बताओ ये कैसे बना है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हुआ है, ठीक है, या फ्री रेडिकल एडिशन हुआ है, या यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हुआ है, या इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हुआ है। तो सोचो यहाँ पे क्या हो रहा होगा, एडिशन ही हुआ, डबल बॉन्ड जो था ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हुआ, तो यहाँ पे पहले तो एडिशन हुआ, ये सही है, सब्स्टिट्यूशन तो हुआ नहीं, ठीक है। अब फ्री रेडिकल कब होता है, जब यहाँ पे ब्रोमीन हमारा जो है ये टर्मिनल वाले कार्बन से जुड़ा होता,
तो ये फ्री रेडिकल भी नहीं हुआ, ठीक है। और यहाँ पे ब्रोमीन जो हमारा क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है कि न्यूक्लियोफाइल है, ये इलेक्ट्रोफाइल है, तो आंसर जो हो जाना चाहिए 12 का वो डी हो जाएगा, ठीक है। ये 12 नंबर देखो, एफ का तुम लोग कमेंट करके बताओगे। 12 नंबर का देखो, ऑन वन ऑफ द फॉलोइंग विच डज नॉट ऑब्जर्व एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन ऑफ HBr, किसमें जो है हम लोग एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल नहीं देख पाएंगे, किसका, HBr का। तो ये बताओ कौन सा होंगे, जो सिमेट्रिकल होंगे, ठीक है। तो वन ऑफ द फॉलोइंग विच डज नॉट ऑब्जर्व द एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन HBr, तो बताओ ये पेन टू इन है, पेन टू इन, ये प्रोपीन है, मीन्स देखो 1 2 और यहाँ पे कार्बन है, तो ये हो गया, तो इसमें तो होगा, ये पेन टू इन है, 1 2 3 4 और 5 हो गए, ठीक है। यहाँ पे 2 इन करा है, तो इसमें भी हो जाएगा, ये अनसिमेट्रिकल है। और ये ब्यूट 1 इन है, मीन्स 1 2 3 4, ठीक है। ये कैसे है, ये भी कैसा है, अनसिमेट्रिकल है, तो इसमें भी ऑब्जर्व हो जाएगा, ठीक है। जबकि ये ब्यूट 2 इन है, देखो 1 2 3 4, ठीक है। इसमें जो ये कैसा हो गया हमारा, सिमेट्रिकल है, तो ब्यूट 2 इन जो होगा इसमें हम लोग ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे, जो आंसर होना जाना चाहिए सी हो जाना चाहिए, ठीक है ना। अब इन सब का कमेंट करके तुम बताना एफ और ई और एफ का आंसर, ठीक। आगे बढ़ता हूँ, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है एल्काइन है। एल्काइन के बारे में पढ़ते हैं कि एल्काइन हम लोग कैसे बनाते हैं पहले। तो अभी एल्काइन बनाने के लिए हम लोग जानते हैं पहले किससे बनाएंगे, कैल्शियम कार्बाइड से। देखो कैल्शियम कार्बाइड से बनाते हैं, कैल्शियम कार्बाइड से ये डायरेक्ट बनाते हैं। कैसे, कैल्शियम कार्बाइड को उसका हाइड्रोलिसिस करा दो, कैल्शियम कार्बाइड का हाइड्रोलिसिस कराओगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा और कोई एल्काइन बन जाएगा, ठीक है ना। इसे बोलते हैं एसिटाइलिन, एसिटाइलिन, ठीक है ना। लेकिन ये कैल्शियम कार्बाइड कैसे बना, कैल्शियम कार्बाइड को बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कैल्शियम का ऑक्साइड लेते हैं जिसे क्विक लाइम बोलते हैं, उसका रिएक्शन कराते हैं किससे, कोक से, तो कैल्शियम का कार्बाइड बन जाता है। लेकिन अब ये कहाँ से मिलता है हमको, क्विक लाइम कहाँ से मिलता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट से मिलता है, कैल्शियम कार्बोनेट से, ठीक है ना। ये कौन सा मेथड था, इंडस्ट्रियल मेथड था, इंडस्ट्रियल मेथड था फॉर्मेशन ऑफ इथाइन, इथाइन बोलते हैं, एसिटाइलिन बोलते हैं। दूसरा है फ्रॉम विसनल डाइहैलाइड, अभी हम लोग पढ़े थे विसनल डाइहैलाइड से बनाने के लिए एल्कीन भी बना रहे थे, अब देखो एल्काइन भी बना रहे हैं, विसनल डाइहैलाइड। तो देखो यहाँ पे हमको मिल गया। अब यहाँ तक तो देखो एल्केन बनाने का हम लोग देखे थे, एल्कीन बनाने का, विसनल डाइहैलाइड से एल्केन कैसे बनाते, एल्कीन कैसे बनाते थे ये देख लिए। अब यहाँ से कैसे बना रहे हैं ये, तो देखो कैसे बना रहे हैं यहाँ पे। तो एक तो विसनल डाइहैलाइड के लिए वहाँ पे जिंक लेते थे, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या करा रहे हैं अभी, एल्कोहलिक यहाँ पे इलिमिनेशन करवा के, ताकि एक Br बचा रहे, और फिर से यहाँ पे करवा रहे हैं इस रिएक्शन को NaNH2 को, ठीक है ना, ये रिएक्शन करवा दिए। यदि हमको डायरेक्ट एल्कीन भी बनाना था और Br भी हटाना था, ठीक है ना, तो क्या करवाते हम लोग, तो हम लोग करवाते जिंक से करवाते थे, इसको दोनों Br हट जाते थे तो एल्कीन डायरेक्ट बन जाता था। लेकिन यहाँ पे एक Br अभी बचा है, मीन्स NaNH2 से रिएक्शन करवाते हैं, याद कर लेना, एक अच्छा बेस है, और इसके प्रेजेंस में करवाते हैं तो हमको क्या बन जाता है, एल्काइन मिल जाता है, ठीक है ना। प्रॉपर्टी हम लोग देखने जा रहे हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी। तो इसकी भी प्रॉपर्टी जो होती है ऐसे ही जैसे एल्केन और एल्कीन की थी, इसकी भी वैसे ही प्रॉपर्टी होती है, ठीक है ना। फर्स्ट 3 जो मेंबर होते हैं गैस होते हैं, नेक्स्ट 8 जो मेंबर्स होते हैं लिक्विड होते थे, जबकि उसके नेक्स्ट 14 जो होते थे वो लिक्विड होते थे, और बाकी जो होते हैं वो सॉलिड होते हैं। तो अच्छे से याद कर लेना। और ये कैसे होते हैं, कलर लेस होते थे, ठीक है, जैसे वो कलर लेस था हमारे, ऐसे ये भी उसका ऑर्डर आता था कैसे, एक स्वीट इसमें आता था ना। देखो इथाइन हैज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑर्डर, जबकि इथाइन के पास भी एक अपना एक ऑर्डर है, बाकी जो होते हैं ऑर्डर लेस होते थे, जैसे उसके भी मेंबर्स क्या होते थे, ऑर्डर लेस होते थे। ठीक, अब देखो यहाँ पे क्या है कि ये जो बोला कि दे आर लाइटर देन वाटर, ये वाटर से भी हल्के होते हैं, एंड इमिसिबल विथ वाटर बट सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। देखो वाटर में तो नहीं घुलते, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में घुल जाते हैं, जो यहाँ पे लिखा है कि CCl4 मीन्स पाइन और बेंजीन में। तो ये सब चीज़ें लिखी हैं, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट वैसे ही होंगी जैसे मैं बाकी का एल्केन का बताया था। अब केमिकल प्रॉपर्टी की अगर हम लोग बात करें, तो केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो एसिडिक कैरेक्टर बात करें एल्काइन की, तो जो एल्काइन होते हैं, देखो यहाँ एसिडिक कैरेक्टर देखो एल्काइन की, तो एल्काइन सबसे ज़्यादा एसिडिक होते हैं ट्रिपल बॉन्ड वाले, क्योंकि एसिडिक हाइड्रोजन है। ये मैं बताया था, एसिडिक हाइड्रोजन किसे बोलते थे, बताया था ना कि हाइड्रोजन यदि अटैच हो किससे, स्टोन से, स्टोन मीन्स क्या, सल्फर से, ट्रिपल बॉन्ड से, ऑक्सीजन से, नाइट्रोजन से और हाइड्रोजन से। ट्रिपल बॉन्ड मीन्स यही, ट्रिपल बॉन्ड मीन्स एल्काइन से। यदि हमारा हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच्ड है ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन से, तो हमारा जो हाइड्रोजन होगा वो एसिडिक हाइड्रोजन होता है। तो वही कह रहे हैं कि एसिडिक कैरेक्टर ऑफ एल्काइन, कि एल्काइन हमारा कैसा होता है, एसिडिक होता है। ये ट्रिक था याद करने का। और ये रिएक्शन करता है किसी सोडियम से या सोडियम एमाइड से रिएक्शन करता है। ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है,
मेटल, सोडियम मेटल क्या स्ट्रॉन्ग बेस है, सोडियम एमाइड भी हमारा स्ट्रॉन्ग बेस होता है। तो देखो सोडियम से रिएक्शन हुआ तो क्या बना, ये बन गया, ठीक है। फिर दोबारा इसी सोडियम से रिएक्शन किया तो ये वाला एसिडिक हाइड्रोजन हट गया, तो कुछ इस तरीके से कंपाउंड होगा, हाइड्रोजन निकल जाए। जैसे यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे ये सोडियम एमाइड रिएक्शन किया तो ये एसिडिक हाइड्रोजन निकल गया, तो ये कंपाउंड बन गया। यहाँ पे भी एसिडिक हाइड्रोजन है नहीं, अगर यहाँ पे हाइड्रोजन है तो ये भी हट जाता, फिर आगे रिएक्शन फर्दर कर लेता। देखो यहाँ पे अमोनिया बन रहा है, तो याद कर लेना NH2 था, यहाँ से हाइड्रोजन लिया तो अमोनिया बन गया। ये जो रिएक्शन बता रहा है इसको अच्छे से पढ़ लेना। क्या कर रहा है कि इस रिएक्शन को हम लोग यूज करते हैं एल्कीन, एल्काइन और एल्केन में डिफरेंस करने के लिए, अलग करने के लिए, क्योंकि एल्कीन और एल्केन और एल्कीन इस टाइप के रिएक्शन को नहीं देते क्योंकि उनके पास एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होता है, जबकि केवल एल्काइन ही होते हैं जिसके पास एसिडिक यदि हाइड्रोजन है तो रिएक्शन देते हैं। इस तरह से हम उनको सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है ना। ये चीज़ें सब यहाँ पे लिखी हुई हैं। दूसरा जो हम लोग प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं रिएक्शन का, एडिशन रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है ना। एक एसिडिक रिएक्शन हो गया, दूसरा क्या है हमारा, कौन सा, एडिशन रिएक्शन। देखो अब हमारा क्या है, ये एल्काइन है, एल्काइन का एसिडिक कौन सा रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं, एडिशन रिएक्शन। अब देखो एडिशन रिएक्शन जो हो रहा है, देखो लिखा है कि ये जो एडिशन रिएक्शन होगा टेक्स प्लेस कुछ इस तरीके से होगा। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग कार्बन कैटायन बनाएंगे और इस कार्बन कैटायन की स्टेबिलिटी चेक करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे कौन सा ग्रुप है वही डिसाइड करेगा। यदि ये प्लस एम वाला होगा तो इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी तो रिएक्टिविटी भी ज़्यादा होगी, माइनस वाला होगा तो इसकी स्टेबिलिटी कम कर देगी, ठीक ना। विनाइल कैटायन, इसके क्या बोलते हैं, विनाइल कैटायन, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है ना, इसीलिए विनाइल बोल रहे हैं। देखो एडिशन ऑफ डाई हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ डाई हाइड्रोजन, ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं, ये सब रिएक्शन हम लोग पढ़ चुके हैं। हाइड्रोजन का ऐड करना है तो एल्केन में, फिर एल्कीन में, ठीक है। देखो ये सब रिएक्शन पढ़ चुके हैं, ठीक है, यही सब रिपीट होकर के आ रहा है, तो इसको अच्छे से एक बार रिवाइज कर लेना। ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ, ठीक है ना। अब देखो एडिशन ऑफ हैलोजन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, HBr, ठीक है। वो भी सॉरी, यहाँ पे हैलोजन मीन्स Br2 ही ऐड करेंगे। तो Br कैसे ऐड करेंगे, देखो एक Br इस पे, एक Br इस पे, तो फिर यदि आगे बढ़ा दिए तो कुछ इस तरीके से एडिशन हो गया, ठीक है। ये डबल बॉन्ड को पहले एक बॉन्ड टूटा तो एक Br इस पे, एक Br इस पे, फिर डबल बॉन्ड तोड़े तो एक फिर इस पे कर दिए, ठीक है। तो इस तरीके से आ गया। कह रहे हैं कि जो रेडिश ऑरेंज कलर का था सोल्यूशन ऑफ ब्रोमीन इन कार्बन टेट्राक्लोराइड, वो कलर लेस हो जाता है, जिसका यूज किया था अनसैचुरेशन टेस्ट में। तो ये जो होते हैं अनसैचुरेशन टेस्ट में यूज किए जाते हैं, इसको याद कर लेना कि जो ब्रोमीन यूज कर रहे हैं ये अनसैचुरेशन टेस्ट में यूज कर रहे हैं। तीसरे नंबर का है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, HCl का हो सकता है, HBr का हो सकता है और हाइड्रोजन आयोडाइड का हो सकता है। जैसे यहाँ पे देखो इसका हाइड्रोजन का यहाँ पे एक चला जाएगा, एक Br हो जाएगा, तो कुछ इस तरीके से ऐड हो गया, ठीक है। लेकिन अब देखो ये अनसिमेट्रिकल टाइप का है, तो अब हम लोग कहाँ पे जोड़ेंगे Br को, ये याद करो। तो यहाँ पे तो इसको जोड़ो पहले, देखो मोर स्टेबल कार्बोकेटायन बनाना है यहाँ पे, तो यहाँ पे प्लस बनाओ, यहाँ पे माइनस, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से देखना रहेगा कि कहाँ पे ज़्यादा स्टेबल हमारा कार्बोकेटायन बनेगा। सोचो प्लस वाला यहाँ पे ज़्यादा स्टेबल होगा कि यहाँ पे ज़्यादा स्टेबल होगा, प्लस वाला जो कार्बन बनेगा यहाँ पे ज़्यादा स्टेबल होगा ना, क्योंकि यहाँ पे CH3 है, CH3 पास में रहेगा तो इसलिए स्टेबिलिटी को बढ़ा देगा। तो इसलिए Br देखो यहाँ पे ऐड हो रहा है, तो एक बार फिर से यहीं पे Br ऐड हो जाएगा तो हमारा कुछ इस तरीके से कंपाउंड बन जाएगा, ठीक है ना। ये GOC1 अगर अच्छे से तैयार है तो ये सब समझ पाओगे कब कहाँ पे अटैक करेगा। नहीं तो ऐसे तुमको अब याद ही करना पड़ेगा कि यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड था, यहाँ पे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा, क्यों, क्योंकि ये ज़्यादा स्टेबिलिटी प्लस I इफेक्ट है, ये इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ा देता है। इसी तरीके से हम लोग एडिशन ऑफ वाटर करेंगे, सेम वैसे ही करेंगे एडिशन ऑफ वाटर। तो यहाँ पे देखो ये डबल बॉन्ड था, इसको तोड़ो और यहाँ पे OH जोड़ दो, ठीक है। अब यहाँ पे इन दोनों में आइसोमराइजेशन होता है, टाटोमेरियम जिसे हम लोग बोल सकते हैं, टाटोमेरियम, क्योंकि यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक H चला गया और ये डबल बॉन्ड यहाँ पे चला है तो हमारा इथेनॉल बन गया, ठीक है। इस रिएक्शन को याद कर लेना, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन इसे बोलते हैं, Hg, H की प्रेजेंस में होती है प्रोपाइन, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे आइसोमराइजेशन यहाँ पे भी हो रहा है, तो इसको याद कर लेना क्या बनता है। यहाँ पे यदि मरकरी है और एसिडिक मीडियम में है और पानी ऐड करें मीन्स यहाँ पे OH आएगा। सेम ऐसे ही रिएक्शन है जैसे ये वाला था, देखो सेम ये वाले दोनों एक ही तो जैसे हैं, तो कंपेयर करके पढ़ोगे। कई बार बोल चुका हूँ कि कंपेयर करके चीज़ें पढ़ो तो अच्छे से तैयार रहेंगी। देखो पॉलीमराइजेशन, पॉलीमराइजेशन में देखो आ रहा है कि लीनियर पॉलीमराइजेशन होता है, लीनियर पॉलीमराइजेशन हो रहा है, देखो कुछ इस तरीके से इसके कंपाउंड बनते हैं, ठीक है ना। पॉलीइथाइलिन, पॉलीइथेनाइन, पॉलीइथाइन को हम लोग लेते हैं, हाई मॉलिक्यूलर वेट के होते हैं, ठीक है। और ये सब यूनिट्स कुछ इस तरीके से आते हैं, इसको अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। और यहाँ पे ये जो होते हैं कैसे होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होते हैं, गुड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर होते हैं। ये इंपॉर्टेंट लाइन था कि कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। बाकी इधर सब चीज़ें लिखी हुई हैं, इसको भी अच्छे से पढ़ लेना, ये चीपर होते हैं, ठीक है। देन द मेटल कंडक्टर, देखो अब साइक्लिक पॉलीमराइजेशन अभी हम लोग देखे थे, अभी वहाँ पे हम लोग क्या करा रहे थे, बेंजीन बना रहे थे ना, एल्केन से हेक्सेन से बेंजीन बनाए थे, और वहाँ पे क्या क्या लिए थे याद है कुछ,
MnO2O3 होता था, क्रोमियम का ऑक्साइड होता था। इसी तरीके से यहाँ पे रेड आयरन ट्यूब है, तो उसको एक बार कंपेयर कर लेना। देखो यहाँ पे ये बन जाता है और टेम्परेचर एक बार देख लेना ध्यान में। अब क्वेश्चन नंबर हमारा 14 हो गया। ये देखो रेड हॉट आयरन ट्यूब है, ये क्वेश्चन आया था 2019 में। तो बोला था कि बताओ कि प्रोडक्ट क्या बनेगा, सेम इसी तरीके से। तो यहाँ पे तो सब एल्कीन था, ये इतना था तो एक बेंजीन बन गया यहाँ पे, लेकिन ये एक्स्ट्रा है तो यहाँ पे एक्स्ट्रा है। यदि सोचो यहाँ पे एक्स्ट्रा है तो बेंजीन पहले बना लो, ठीक है ना, बेंजीन ऐसे बना लो। तो यहाँ पे एक CH3 आ जाएगा, एक CH3 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, एक CH3 यहाँ पे C2H5 भी ले सकता था, C2H5 ले लेना। बाकी पूछ रहा है कि इसमें कितना सिग्मा है, तो सिग्मा टोटल काउंट करोगे तो इतना आएगा, ठीक है ना, 21 आएगा। ये क्वेश्चन का आंसर तुम लोग बताओगे, हाइब्रिडेशन निकालने के लिए मैं बताया हूँ, तो ये इसका आंसर तुम लोग कमेंट करना जी का, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। अभी मैं बता के आया हूँ कि एसिडिटी सबसे ज़्यादा किसका होगा, ट्रिपल बॉन्ड वाले का होगा, उसके बाद कौन सा होगा, इस वाले का होगा, और फिर इसका तो आंसर ये हो जाएगा, ठीक है ना। ये तो होगा नहीं क्योंकि देखो डबल बॉन्ड वाले को बोल दिया, फिर यहाँ पे ट्रिपल है तो ये गलत हो गया। 16 नंबर क्वेश्चन है, ये कुछ क्वेश्चन इस तरीके से। तो एसिडिक देखो NaNH2 का जो रिएक्शन होता है इससे, तो यहाँ पे पहले तो सोडियम आकर अटैच होगा, इसको हटाएगा, ठीक है ना, यहाँ पे सोडियम अटैच कर गया। अब जब इससे रिएक्शन होगा ये जाके यहाँ पे जुड़ जाएगा इस सोडियम को हटा करके, ठीक है ना, इस एसिडिक ये वाला। तो क्या बन गया हमारा, देखो 1 2 2 कार्बन हो गए, 3 4। तो अब देखो यहाँ इधर काउंट करेंगे 1 2, तो 1 ब्यूटाइन बन रहा है, 1 ब्यूटाइन मीन्स आंसर ये हो सकता है और ये हो सकता है, ठीक है ना। और इसके बाद ये वाला फिर से ये वाला हाइड्रोजन हटेगा, ठीक है, ये वाला हाइड्रोजन हट गया, फिर दोबारा यही जुड़ गया, ठीक है ना। तो देखो अब किस तरह से बन गया, ये डबल बॉन्ड कुछ इस तरीके से बन गया। तुम लोग खुद लिख के एक बार देख लेना। हाँ, CH2 CH3 इधर से हो गया, इधर से भी वही हो गया, CH3 CH2, तो 1 2 3, तो 3 पे आ रहा है, तो ये वाला होना चाहिए मेरे हिसाब से 16 का आंसर। 16 का जो आंसर होना चाहिए थर्ड वाला आ रहा है, ठीक है ना। एक बार देख लेना तुम लोग, इसका आंसर तो ये होना चाहिए थर्ड वाला, ठीक है। जो रिएक्शन है कुछ कराना नहीं था, मैं एक बार करके बता देता हूँ। देखो H था यहाँ पे, C ट्रिपल बॉन्ड CH है, ठीक है। जब सोडियम से रिएक्शन करेगा तो यहाँ से हाइड्रोजन हटा दो, तो ये सोडियम आके अटैच होता है यहाँ पे। फिर जब इससे रिएक्शन होगा, ठीक है, तो ये हटाओ, यहाँ पे आके ऐड हो जाएगा CH3 CH2। तो इसका काउंटिंग करो 1 2 3 4 करोगे ना, ऐसे तो करोगे, तो यहाँ पे 1 पे है, तो इसलिए ये आंसर होना चाहिए। तो ये तो होगा नहीं, ठीक है। इसको एक बार देख लेना तुम लोग, और इसका कुछ गलत होगा तो इसका आंसर कमेंट करना, ऐसे ही करना है। फिर इधर से देखो, अब इसको हटाओगे तो इसको आके ऐड करोगे तो सोडियम, फिर सोडियम को हटाओगे इसको ऐड करोगे तो ये आंसर आ जाना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट विल एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन 1 ब्यूटाइन एंड 2 ब्यूटाइन। वही बता रहे थे ना, देखो यहाँ पे ब्यूटाइन ही है, अगर एल्केन और एल्काइन भी लिया होता तो हम लोग आंसर क्या बोलते, यही बोलते। यहाँ पे 1 ब्यूटाइन मीन्स क्या, इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है, इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, तो 17 का जो आंसर हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा, ठीक है ना। इसका आंसर तुम लोग कमेंट करके बताना। 18 का देखते हैं, ये बोल रहा है कि ओजोनोलिसिस है, यहाँ पे देखो ओजोनोलिसिस हो रहा है, तो आंसर क्या होगा। ओजोनोलिसिस में याद कर लेना, डायरेक्ट ऐसे तोड़ो सब बॉन्ड, एक बार एक बॉन्ड तोड़ोगे तब OH जोड़ देना, दूसरा फिर तोड़ोगे तो फिर OH जोड़ देना, तो यहाँ से निकल जाएगा, तो बन जाएगा CH3COOH, और इधर का बन जाएगा ये वाला, तो आंसर बी हो जाएगा। 18 का जो आंसर होना चाहिए वो क्या हो जाना चाहिए, बी, ओके। 19 का देखो, यहाँ पे है RCH2 सिंगल बॉन्ड CCl2 है, ठीक है, और यहाँ पे R रिएजेंट क्या है, कुछ इस तरीके से बन रहा है। तो ये बताओ कैसे बनेगा, ये कब बनेगा इस तरह का कंपाउंड, ये कंपाउंड कब बनेगा, क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए अल्कोहलिक KOH। ये देखे थे ना, अभी मैं बताया था कि इसके प्रेजेंस में अभी हम लोग देखे थे ये बना रहे थे, एल्काइन बना रहे थे, ठीक है ना, कोई विसिनल डायहैलाइड से। ये देखो डायहैलाइड से, तो इससे हम लोग ये बना सकते हैं। JKLM इन सब का आंसर तुम लोग बताओगे। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन आ रहा है, तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन देखो, एरोमेटिक ये जितने भी कार्बन्स हैं सब कैसे हैं। पहले तो देखो एरोमा मीन्स क्या होता है, एरोमा मीन्स एक स्वीट स्मेल होता है, ठीक है, प्लीजेंट स्मेल, ठीक है, एरोमा मीन्स होता है। और ये जितने भी नाम्स हैं अच्छे से याद कर लेना, इसको बेंजीन बोलते हैं, इसको बोलते हैं साइक्लोपेंटाडाइनिल एनायन बोलते हैं, ठीक है। और ये जितने भी कंपाउंड्स हैं सब कैसे हैं, एरोमेटिक हैं। कैसे एरोमेटिक है ये मैं बता चुका हूँ, ठीक है ना, GOC फर्स्ट वाले में, तो उसको वहाँ से एक बार यार तुम लोग देख लेना, अच्छे से तैयार कर लेना। देखो इसको बोलते हैं एंथ्रासीन, इसको बोलते हैं पेंथ्रासीन, ठीक है, ये सब नाम याद कर लेना, इसको बोलते हैं नेप्थलीन, ठीक है। तो ये सब याद कर लेना अच्छे से, सबका नाम इसलिए मैं दे रहा हूँ ताकि तुम लोग नाम याद कर लो कम से कम।
ये सब क्यों रख दिया हूँ ताकि नेम अच्छे से याद कर लो। और सब कैसे हैं, एरोमेटिक कंपाउंड है, और एरोमेटिक कैसे ये मैं बता चुका हूँ, ठीक है। तो वहाँ से एक बार देख लेना यार। तो प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन, बेंजीन कैसे बनाते हैं, तो अभी हम लोग पढ़ के आए हैं, ये रिएक्शन पढ़ के आए हैं ना भाई, वही देखो आ गया। तो इसी बोल रहा हूँ कि ये चीज़ें एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। थोड़ा सा चीज़ें याद करोगे ना तो चीज़ें अपने आप याद होती चली जाएंगी, बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की कोशिश करो। ये रिएक्शन हम लोग पढ़े थे, डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन पढ़े थे ना, सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन अभी। तो 1 कार्बनलेस प्रोडक्ट बनता था ना, एल्केन में पढ़े थे। यहाँ पे बेंजीन है, यहाँ से हटाओ इसको, बस बेंजीन बन गया, और यहाँ पढ़े थे, ठीक है। इसी तरीके से रिडक्शन ऑफ फिनॉल, फिनॉल का रिडक्शन करा दो। देखो ये फिनॉल है हमारा, ये रिडक्शन करा रहे हैं जिंक के प्रेजेंस में। फिनॉल का रिडक्शन होता है जिंक के प्रेजेंस में, याद कर लेना क्या बनता है हमारा, बेंजीन बन जाता है। तो बेंजीन बन गया है, तो ये रिएक्शन कौन सा है, रिडक्शन का है। तो हम लोग प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं, बेंजीन की प्रॉपर्टी क्या होती है, प्रॉपर्टी ऑफ बेंजीन। तो हम लोग पहले फिजिकल प्रॉपर्टी देख लेते हैं। जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, नॉन पोलर होते हैं, ठीक है, और वो कलरलेस होते हैं, लिक्विड सॉलिड भी हो सकते हैं, ठीक है, एरोमा, ठीक है, बढ़िया स्वीट स्मेल भी होता है। जैसे नेप्थलीन बाल विच आर यूज्ड इन टू टॉयलेट्स, नेप्थलीन का यूज कहाँ पे करते हैं हम लोग, टॉयलेट में करते हैं। और प्रिजर्वेशन ऑफ क्लॉथ में, जो हम लोग कपड़े देखते हो एक टैबलेट आता है ना, तो उस नेप्थलीन का हम लोग टॉयलेट में यूज करते हैं। देखते होगे कोई बड़े बड़े, जैसे मैं 11 में पढ़ा था तो वहाँ पे मैं देखता था क्या कि जो टॉयलेट होते थे, टॉयलेट होते वहाँ पे नेप्थलीन के टैबलेट्स डालते थे, सफ़ेद सफ़ेद होते हैं ऐसे, ठीक है। और घरों में जो मम्मी उम्मी होती हैं तो देखो कपड़ा जब अच्छे से रखती हैं सुरक्षित, तो वहाँ पे यूज करते थे इसका, ठीक है ना। तो वो कौन सा होता था हमारा, नेप्थलीन होता था। बेंजीन और नेप्थलीन मीन्स कौन सा एक कंपाउंड था, देखो ये वाला था, ठीक है, डबल रिंग वाला। तो इसको याद कर लेना, नेप्थलीन वही था हमारा, ठीक है। तो इसका यूज यहाँ पे करते थे। देखो लिखा कि इसका यूनिक स्मेल होता था कंपाउंड का, ठीक है, और ये मॉथ रिपेलेंट, मॉथ को दूर रखता है, इसलिए क्योंकि ताकि कपड़े खराब ना करें इसलिए रखते थे, ठीक है ना। इसको अच्छे से तैयार कर लो, ये सब चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। अब देखो हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं। तो इसकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, इसमें होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और कुछ स्पेशल कंडीशन में एडिशन रिएक्शन भी हो जाते हैं, एंड ऑक्सीडेशन। 3 टाइप की रिएक्शन है। एक तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो कि होता ही है, लेकिन स्पेशल कंडीशन में एडिशन रिएक्शन भी होगा और ऑक्सीडेशन भी होगा। तो सबसे पहला है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, देखो कौन कौन सा हम लोग पढ़ेंगे, नाइट्रेशन पढ़ेंगे, हेलोजिनेशन पढ़ेंगे, तीसरा सल्फोनेशन पढ़ेंगे, फिर रेडिकल एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन भी पढ़ते हैं, जिसमें अटैकिंग रिएजेंट हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल होता है। याद कर लेना, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में हमारा अटैकिंग रिएजेंट क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल होता है। जैसे नाइट्रेशन में देखो हम लोग क्या यूज करते हैं, कंसनट्रेटेड H2SO4 यूज करते हैं और कंसनट्रेटेड HNO3 यूज करते हैं, जिसमें HNO3 एक बेस की तरह से बिहेव करता है, जबकि हमारा HNO3 जो होता है एक एसिड की तरह से बिहेव करता है। इस लाइन याद कर लेना। और जो HNO3 होता है, जो जिसमें अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल जो बनता है हमारा क्या होता है, NO2 बनता है। याद कर लेना क्या बनता है, NO2 बनता है, ठीक है ना। तो देखो नाइट्रेटिंग मिक्सचर कह रहा है कि यहाँ पे क्या होता है, कंसनट्रेटेड, या तो ऐसे बोल सकता है कि ये कंसनट्रेटेड HNO3 लो और कंसनट्रेटेड H2SO4 लो, या नाइट्रेटिंग मिक्सचर लो, क्या बनते हैं, ये बन जाता है नाइट्रोबेंजीन, ठीक है। दूसरा क्या है, हेलोजिनेशन। इसमें हेलोजिनेशन में हमारा जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वो क्या होगा, Cl+ होगा। सब में याद करते चलो, यहाँ पे Cl+ इलेक्ट्रोफाइल होता है। और ये सब क्या होते हैं, हमारे एनहाइड्रस FeCl3, ये सब क्या है, लुईस एसिड ही हैं। ये सब हमारे क्या है, लुईस एसिड हैं। देखो लिखा है लुईस एसिड लाइक, कौन कौन से लुईस एसिड लाइक, ये सब, ठीक है ना। तो इसको बना लेना। सल्फोनेशन देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, फ्यूमिंग H2SO4 ले रहे हैं। सल्फोनेशन के केस में हम लोग क्या ले रहे हैं, फ्यूमिंग H2SO4 ले रहे हैं। यहाँ पे SO3H आके ऐड हो रहा है। यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफाइल होता है SO3 होता है। याद कर लेना, इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा, SO3 होगा। फ्यूमिंग H2SO4 बोल सकते हैं या ओलियम बोलते हैं। फ्यूमिंग H2SO4 या बोलो या ओलियम बोलते हैं। देखो फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड, फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड को बोलते हैं ओलियम। फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड को क्या बोलते हैं हम लोग, ओलियम बोलते हैं। यार इसको देख लेना तुम लोग, फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड को क्या बोलते हैं, ओलियम बोलते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से बन जाता है। अब देखो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, यार मैं नेम रिएक्शन में यार बहुत अच्छे से कराया हूँ यार, प्लीज़ वहाँ से देख लेना तुम लोग। नहीं तो देखो कैसे हो रहा है, एक बार मैं बता देता हूँ। देखो अब इसमें क्या होता है, हमारा क्या हो गया, ये हमारा लुईस एसिड है, तो ये पहले प्लस में टूटेगा, ठीक है, CH3 और यहाँ पे Cl-, ये Cl- इसके पास चला जाता है तो ये बना लेता है AlCl4, ठीक है। ये ऐसा कुछ बना लिया। और ये जो प्लस है, ये इलेक्ट्रोफाइल है, ये आके अटैक कर जाता है यहाँ पे, ठीक है। बस ऐसे ही होता है। ऐसे सेम यहाँ पे भी होता है, यहाँ पे CH5 एक इलेक्ट्रोफाइल बना सोचो। लेकिन यदि ये होता है ऐसे CH3, स्पेशल केस ये है CH2
CH2Cl। तो ये कुछ इलेक्ट्रोफाइल इस तरीके से होता है। और यहाँ पे एल्युमिनियम क्लोराइड है, तो ये देखो यहाँ पे एल्युमिनियम क्लोराइड नहीं होना चाहिए था। एल्युमिनियम क्लोराइड के प्रेजेंस में रीअरेंजमेंट नहीं होता है, ये आयरन का क्लोराइड होना चाहिए था। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्लस बनता है, लेकिन ये यहाँ से शिफ्ट होकर यहाँ पे आता है। तो यहाँ पे देखो अब कैसे बनता है, ये बेंजीन हो जाता, ठीक है ना, और यहाँ पे CH हो जाता, क्योंकि ये वाला है ना, और यहाँ पे एक CH3 इधर से, एक CH3 इधर से। वैसे बनना क्या चाहिए था, लग रहा था कि बनेगा ये वाला, ऐसे कुछ बनेगा यहाँ पे, ठीक है ना। ये कुछ ऐसे सोच रहा है बनेगा, कोई नहीं जानता होगा तो ऐसे ही बना देगा, CH3 ऐसे बना देगा। वही ये पूछ रहा है कि वाई डू वी गेट आइसोप्रोपाइल बेंजीन ऑन ट्रीटिंग बेंजीन विथ 1 क्लोरोप्रोपेन, ठीक है, इंस्टेड ऑफ ये। तो वही बन रहा है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि रीअरेंजमेंट हो जा रहा है भाई, रीअरेंजमेंट हो रहा है बॉस। ओके, देखो आगे बढ़ते हैं। फ्रीडक्राफ्ट एल्काइलेशन सॉल्यूशन तुमको मैं बता दिया हूँ। देखो अब इंपॉर्टेंट रिएक्शन कौन रहा है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन या एरिनियम आयन। देखो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन या एरिनियम आयन कब होता है, जिसी को हम लोग बोलते हैं सिग्मा कॉम्प्लेक्स या एरिनियम आयन, जिसमें कार्बन जो होता है sp3 हाइब्रिडाइज होता है। देखो ये जो कार्बन है हमारा, ठीक है, जिसमें E जुड़ा है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, जबकि ये वाला sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, जिसे बोलते हैं सिग्मा कॉम्प्लेक्स या एरिनियम आयन। और ये हमारा यहीं पे हमारा क्या करेगा, ठीक है, ये प्लस हो गया। अब यहाँ पे ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल अटैक करके कुछ इस तरीके से बनाया, इसी बोलते हैं एरिनियम कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तीसरा जो रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, कंबसन रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं। कंबसन जानते हैं कि जब कंबसन होता है तो किसी का CO2 बनता है, और H2 जितना कार्बन होता है उतना ही CO2 निकलता। देखो इसके पास 6 कार्बन था तो 6 बना, ठीक है ना। जनरल कंबसन रिएक्शन फॉर एनी हाइड्रोकार्बन में भी गिवन बाय द फॉलोइंग, तो उसको हमको देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, वो तो ऐसे ही लिख दिया गया है। अब देखो कह रहा है कि यदि हमारा यही देखो अभी जो रिएक्शन हम लोग पढ़ रहे थे यहाँ पे, ठीक है, यदि ये क्लोरीन, अभी हम लोग जो क्लोरीनेशन पढ़े हैं, क्लोरीनेशन यहाँ पे पढ़े थे ना, ये क्लोरीनेशन रिएक्शन पढ़े हैं अभी, ठीक है ना। यदि यहाँ पे हमारा क्लोरीन एक्सेस में हो और यहाँ पे डार्क हो और कोल्ड हो, याद कर लेना, एक्सेस में हो, डार्क और कोल्ड हो। एक्सेस में नहीं था वहाँ पे, और ना डार्क और कोल्ड लिखा था। यदि एक्सेस में होगा तो HCB बनता है, हेक्साक्लोरोबेंजीन। याद कर लेना, HCB का फार्मूला क्या होता है, हेक्साक्लोरोबेंजीन, HCB से बोलते हैं, ठीक है ना। HCB हेक्साक्लोरोबेंजीन है, ये हमारा गैमक्सीन नहीं है, HCB है, हेक्साक्लोरोबेंजीन है, ठीक है ना। ये गैमक्सीन है, BHC 666 इसी को बोलते हैं, 666, ठीक है ना। लिंडेन देखो ये हमारा गमक्सीन कब बनता है, गमक्सीन बन रहा है, देखो कब बन रहा है गमक्सीन, याद कर लेना। सेम वैसे ही है, वहाँ पे भी क्लोरीन एक्सेस में था, यहाँ पे भी क्लोरीन एक्सेस में है, बस वहाँ पे वो डार्क था बट यहाँ पे लाइट है। जब सोचो लाइट हो गई तो बॉन्ड का ब्रेकिंग हो जाएगा, लाइट के प्रेजेंस में बॉन्ड जो होते हैं ब्रेक कर जाते हैं, लाइट है ना ये और हाई टेम्परेचर है, जबकि यहाँ पे ये बॉन्ड ब्रेक क्यों नहीं कर पाया, केवल क्लोरीन हाइड्रोजन हटता गया, क्लोरीन जुड़ता गया। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे डार्क था और कोल्ड था, लेकिन यही हाई टेम्परेचर कर दिया और लाइट कर दिया तो सब बॉन्ड भी ब्रेक हो गए। सोचो बॉन्ड ब्रेक नहीं हो जाएंगे, ठीक है। और ये कब हो रहा है, अंडर अल्ट्रावायलेट लाइट, ये सब चीज़ें देखो लिखी हुई हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे देखो ये रिएक्शन साइक्लोहेक्सेन कब बनता है, यहाँ पे निकल के प्रेजेंस में ऐसे ही हाइड्रोजन जोड़ी, और यहाँ पे भी वही देखो ये कब हो रहा है, ये रिएक्शन बहुत तेजी से होती है, विग्रस कंडीशन, जैसे क्या होना चाहिए, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर, ठीक है ना, और निकल कैटालिस्ट होना चाहिए, तो हाइड्रोजनेशन हो जाता है और साइक्लोहेक्सेन बन जाता है, ठीक है। अब देखो ये मैं बताया था कब हमारा कंपाउंड डायरेक्टिंग होगा, मतलब कौन कंपाउंड कहाँ पे जाके अटैक करेगा, ठीक है, मैं बताया था ना। डायरेक्टिंग डीएक्टिवेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ ए फंक्शनल ग्रुप इन ए मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। एक्टिवेटिंग और डीएक्टिवेटिंग बताया था ना, कब एक्टिवेटिंग और कब डीएक्टिवेटिंग। देखो जो आर्थो पैरा वाले होते हैं, वो देखो आर्थो पैरा जो होते हैं मीन्स जिसका प्लस एम इफेक्ट लगता है, जिसका प्लस एम इफेक्ट लगता है वो कैसे होते हैं, एक्टिवेटिंग होते हैं। वो आर्थो और पैरा पे क्या लगवाते हैं, एक्टिवेटिंग। देखो जैसे प्लस एम वाले, प्लस एम इसका भी लगता है प्लस एम, ये सब प्लस एम वाले होते हैं, तो ये आर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को आर्थो और पैरा पे बढ़ा देते हैं। जैसे देखो आर्थो पे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ चुकी है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ चुकी है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ चुकी है, तो जो जिसका प्लस एम इफेक्ट लगता है वो आर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, ठीक है ना। तो हमारा जो आर्थो पैरा डायरेक्टिंग कौन हो गए, ये हो गए। तो एक अच्छा इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे अटैक करेगा। यदि इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करना होगा तो जहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होते हैं, मीन्स इनको इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, तो कहाँ पे अटैक करेंगे, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा होगी, तो इसलिए यहाँ पे रख अटैक करते हैं, ठीक है ना। तो यही सब चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं, तो इसको अच्छे से याद कर लेना। जबकि मेटा डायरेक्टिंग कौन होता है, मेटा डायरेक्टिंग कौन होता है, जो माइनस एम इफेक्ट शो करते हैं। ये क्या करते हैं, आर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को कम कर देते हैं, ठीक है ना।
ये देखो पहले तो एक हैलोजन के बारे में कहानी सुन लो। ये हैलोजन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है, ठीक है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, आर्थो पैरा डायरेक्टिंग तो है बट ये डीएक्टिवेटिंग है। ये आर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, ये तो है आर्थो पैरा डायरेक्टिंग, दे आर आल्सो आर्थो पैरा डायरेक्टिंग, बट ये डीएक्टिवेटिंग होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाते हैं मेटा पे, ठीक है ना, क्योंकि इनका जो -I होता है प्लस m पे क्या होता है, डोमिनेट कर जाता है। तो इसको अच्छे से याद कर लेना, इसका माई इफेक्ट जो होता है वो डोमिनेट कर जाता है, ठीक है। ये डिक्रीज करता है इलेक्ट्रॉन को, तो ये आर्थो पैरा डायरेक्टिंग है बट डीएक्टिवेटिंग है, ठीक है। अब देखो मेटा डायरेक्टिंग कौन होते हैं, जिसका -m इफेक्ट होता है, जैसे NO2 का, CN का, CHO का, इसको अच्छे से याद कर लेना, ठीक है ना। इसको लिखा है मेटा डायरेक्टिंग, मीन्स ये इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को कहाँ बढ़ाते हैं, मेटा पे बढ़ाते हैं। मेटा कंडीशन देखो यहाँ पे, मीन्स यहाँ पे इस कंडीशन पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अटैक ना करके अब कहाँ पे करेगा, मेटा वाले पे करेगा, मेटा पोजीशन पे करता है, ओके। अब देखो कह रहे हैं कि कार्सिनोजेनिक एंड टॉक्सिसिटी, कार्सिनोजेनिक एंड टॉक्सिसिटी के बारे में बता रहे हैं। तो बेंजीन हो गया हमारा, और पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन, देखो बेंजीन जो चाहे हो या पॉलीन्यूक्लियर कोई हाइड्रोकार्बन हो या उससे ज़्यादा बेंजीन रिंग हो, तो ये फ्यूज करके बनाते हैं कुछ टॉक्सिक एंड सेट टू पसेस कैंसर प्रोड्यूसिंग एजेंट, जिसे हम लोग कहते हैं कार्सिनोजेंस होते हैं। सच पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स आर फॉर्म्ड इन कंप्लीट कम्बसन, और ये कैसे बनते हैं, जब किसी ऑर्गेनिक मटेरियल का हम लोग क्या कराते हैं, इनकम्प्लीट कम्बसन कराते हैं। जैसे इसीलिए बोलते हैं ना, टोबैको जो होता है, कोल जो होते हैं, पेट्रोलियम जो होते हैं, ये कैसे होते हैं, इनके कम्बसन से जो बनता है बेंजीन बनता है, ठीक है, या बेंजीन के कई साइक्लिक रिंग बन जाते हैं जो होते हैं कार्सिनोजेनिक। तो ये कैसे प्रोड्यूस हुए हैं, इन सब के कम्बसन से, इन सब के पार्शियल कम्बसन से बन रहे हैं, याद कर लेना, इनकम्प्लीट कम्बसन से बन रहे हैं, ठीक है ना। और ये ह्यूमन बॉडी में जाते हैं और कुछ चेंजिंग करते हैं, DNA डैमेज कर देते हैं और कैंसर काज कर देते हैं, ठीक है ना। और ये सब बॉक्स में दिए गए हैं, यही सब हैं हमारे कार्सिनोजन, ये हमारे क्या है, कार्सिनोजन। तो चलो क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन हमारा 20 नंबर का क्वेश्चन है और इसका आंसर तुम लोग बताओगे, ठीक है। जल्दी से देखो और आंसर बताओ, रोक के बताना, स्टॉप करो और बताओ। देखा लिखा है कि अमंग द फॉलोइंग द रिएक्शन दैट प्रोड्यूस थ्रू एन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बताओ इसमें कौन सा है जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करा रहा है। तो बताओ कौन सा रिएक्शन होगा, हमारा आंसर जो हो जाएगा C होगा। ये क्यों नहीं होगा, देखो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन तो हुआ है, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल का सब्स्टिट्यूशन नहीं हो रहा है। यहाँ पे OH क्या हमारा एक न्यूक्लियोफाइल है, तो यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हुआ है, तो हुआ नहीं ये वाला। और ये तो रिएक्शन है नहीं, ये तो हम लोग पढ़ेंगे साबाते सेंटेंस में रिएक्शन है, ठीक है ना, ये एक नेम रिएक्शन है, तो ये है नहीं, ये वाला रिएक्शन है। और ये तो अभी देख रहे हो, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है नहीं, ये कैसा रिएक्शन है, एडिशन रिएक्शन है। और ये हमारा क्या बना, गमक्सीन बना 666 C6 यार, इसका नेम अच्छे से देख लेना, गमक्सीन को क्या बोलते हैं, ठीक है ना, BHC बोलते हैं, BHC, और इसको बोलते हैं HCB। BHC और HCB में उल्टा है, BHC है और HCB है, ठीक है ना। ये 20 नंबर 1 क्वेश्चन है। बताओ कि कौन सा हैलाइड कंपोनेंट फॉर द फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन के लिए, बताओ कौन सा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज एज द हैलाइड कंपोनेंट फॉर द फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन के लिए। फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन के लिए हम लोग किसको यूज कर सकते हैं, क्लोरोबेंजीन को, ब्रोमोबेंजीन को, क्लोरोइथेन को, कि आइसोप्रोपाइल क्लोराइड को। तो हमको क्या कराना है, फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन करानी है। तो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन कराने के लिए क्लोरोइथेन को या आइसोप्रोपाइल क्लोराइड को, तो किसको यूज करेंगे, इथीन है, यहाँ पे देखो लिखा है इथीन को नहीं, हम लोग D को यूज करेंगे, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। आइसोप्रोपाइल क्लोराइड में समझ रहे हो ना, एक कार्बन यहाँ पे, एक यहाँ पे Cl लगा दो बस। तो हमारा आंसर 21 का क्या कौन सा हो जाएगा, 21 का D हो जाएगा। n का तुम लोग आंसर बताओगे कमेंट करके यार, बताना इसका n का। 22 का मैं बताता हूँ, देखो इसमें जो कंपाउंड पूछ रहा है क्या बनेगा, ठीक है ना। अब देखो 22 का इसमें क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पे जो ये है रिएक्शन, ठीक है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे हो रहा है, ये टूटेगा, यहाँ पे H+ बनेगा, ठीक है, H+ यहाँ पे आएगा, ठीक है, इसको बॉन्ड तोड़ दो, और ये यहाँ पे एक प्लस बन जाएगा और यहाँ पे H+ आके अटैक करेगा, ठीक है। अब ये क्या करेगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा करके खुद ऐड जाके यहाँ पे ऐड हो जाएगा, तो कुछ इस तरीके से हमारा कंपाउंड बन जाएगा। कौन सा, ये C वाला हो जाएगा आंसर, ठीक है ना। आंसर जो हो जाएगा हमारा C वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 23 क्वेश्चन पे बोल रहा है कि ये कुछ रिएक्शन दिए हैं, कंसीडर द नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन यूजिंग मिक्स्ड कंसंट्रेटेड H2SO4 और HNO3 हैं, ठीक है। अब यहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ H2SO4 अगर ऐड कर देते हैं तो बताओ जो नाइट्रेशन रिएक्शन होगा उसका रेट क्या होगा। पहले ये बताओ, देखो कब आया था 2016 में,
बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अब सोचो यहाँ पे H2SO4 और यहाँ पे KSSO4 है, तो यहाँ पे सेम टाइप के आयन इफेक्ट होंगे, ठीक है ना, HSO4 माइनस, ठीक है। ये कॉमन आयन होता है, जब कभी भी कॉमन आयन आ जाते हैं तो जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो क्या कर जाता है, डिक्रीज कर जाता है भैया। ये रिएक्शन मैं करा चुका हूँ, ठीक है ना, रिएजेंट वाले में कराया हूँ, इसका आंसर तुम लोग बताओगे। अब 24 नंबर क्वेश्चन है, विच प्रोडक्ट आर फॉर्म्ड व्हेन फॉलोइंग कंपाउंड इज ट्रीटेड विथ Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ FeBr3। बताओ, FeBr3 के से हम लोग रिएक्शन कराएंगे तो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन तो होगा ही, ठीक है, ब्रोमिनेशन यहाँ पे हो रहा, सॉरी यहाँ पे ब्रोमिनेशन होगा, इलेक्ट्रोफिलिक ब्रोमिनेशन हो रहा है। तो बताओ यहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। सोचो इसकी वजह से ये कौन सा इफेक्ट है, इसका प्लस एम इफेक्ट है, इसका भी प्लस एम इफेक्ट है, इसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐड हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, जबकि इसके वजह से देखो इस प्लस एम की वजह से इलेक्ट्रॉन कहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है और यहाँ पे हो सकता है, लेकिन यहाँ पे आएगा नहीं क्योंकि यहाँ पे क्या है, भीड़ भाड़ वाला इलाका है, ठीक है ना, बल्कि ग्रुप यहाँ पे ऐसे ही है, तो भीड़ भाड़ वाले में नहीं आना चाहेगा, तो यहाँ पे एक बार अटैक करेगा, एक बार यहाँ पे, तो दो टाइप के प्रोडक्ट बनेंगे, एक यहाँ वाला, ये तो बनेगा नहीं, ठीक है ना, ये वाला नहीं बनेगा, ये वाला भी नहीं बनेगा, और ये वाला बन सकता है और ये भी बन सकता है, ठीक है, ये यहाँ पे बनेगा नहीं, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा भाई वो सी हो जाएगा। ओके बॉस, चलो आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल नॉट अंडरगो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन इजली। इसमें से कौन सा है जो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन को नहीं जाएगा। सोचो नाइट्रोबेंजीन कह रहा है, तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन क्यों नहीं जाता है, याद कर लेना, जो एक लाइन बस याद कर लो, जो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होंगे ये कैसे हैं, डीएक्टिवेटिंग है, मीन्स इनका माइनस एम इफेक्ट लग रहा है, तो कैसे हैं, डीएक्टिवेटिंग। ये वाले जो होते हैं कभी भी फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन को या एसाइलेशन रिएक्शन को नहीं देते। ये टॉयलिन में CH3 आएगा देगा, टॉयलिन का फॉर्मूला जानते हो ना, तुम लोग याद करते चलना भाई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हमारा टॉयलिन हो गया। और क्यूमिन क्या होता है, क्यूमिन में हम लोग जानते हैं, यहाँ पे देखो पहले बेंजीन बना लो और यहाँ पे CH लिख लो, इधर भी CH3 इधर भी CH3, हमारा ये क्यूमिन हो गया। और जाइलिन के लिए हम लोग जानते हैं, यहाँ पे एक CH3 लगा दो तो जाइलिन हो जाता है, ये पूरा तो टॉयलिन में ही एक CH3 और लगा दो तो जाइलिन हो जाता है। तो आंसर जो होना चाहिए 25 का ए हो जाएगा, 25 कौन सा हो जाएगा, हमारा आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 26 नंबर क्वेश्चन है, अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड द वन दैट इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइलिक नाइट्रेशन। बताओ इलेक्ट्रोफिलिक नाइट्रेशन के लिए कौन ज़्यादा रिएक्टिव होगा। यहाँ पे बेंजोइक एसिड है, मीन्स ये इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन के लिए एक्टिव होगा। सोचो इसका माइनस एम लग रहा होगा तो ये नहीं जाएगा। ये नाइट्रो है, मीन्स यहाँ पे सोचो ऐसे है और यहाँ पे NO2 है तो ये भी नहीं जाना चाहेगा। ये बेंजीन और टॉल्यूइन है, तो यहाँ पे टॉल्यूइन मीन्स इसका प्लस एम इफेक्ट लग रहा हो तो ये जाएगा, यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं लग रहा है तो ये भी चला जाएगा, लेकिन यहाँ पे कोई इफेक्ट लग नहीं रहा है, तो 26 का हमारा सी हो गया। 27 नंबर क्वेश्चन है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से देख लो। यहाँ पे क्लोरीन है, ठीक है, देखो रिएक्शन बोला है टॉल्यूइन, रिएक्शन ऑफ टॉल्यूइन करा रहे हैं, यहाँ पे मैं टॉल्यूइन ले लेता हूँ, टॉल्यूइन का रिएक्शन कराता हूँ। देखो यहाँ पे CH3 है, किसके प्रेजेंस में करा रहे हैं, एक बार Cl2 के प्रेजेंस में करा रहे हैं, और FeCl3 है तो ये बनाता है X। अब जब ये X बनाएगा तो बताओ क्या बनेगा, X जो बन सकता है आर्थो और पैरा बनेगा ना, क्योंकि इसका देखो यहाँ पे इसकी वजह से क्लोरीन ऐड हो सकता है और इसकी वजह से यहाँ पे ऐड हो सकता है, ठीक है, तो आर्थो और पैरा बन गया, तो हमारा सी वाला आंसर होना चाहिए, आर्थो और पैरा बन सकता है, ठीक है। लेकिन ये यही रिएक्शन किसके प्रेजेंस में हो, Cl2 और इसके प्रेजेंस में ना हो करके किसके प्रेजेंस में हो, इसके प्रेजेंस में, प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो क्या बनेगा। सोचो अब लाइट आ गई मीन्स फ्री रेडिकल हो रहा है, तो फ्री रेडिकल मीन्स क्या, यहाँ से इसके हाइड्रोजन हटते जाएंगे और क्लोरीन ऐड होता जाएगा, तो आंसर जो हो जाएगा ये वाला हो जाएगा, ट्राइक्लोरोमीथेन, तो आंसर सी हो जाएगा। तो 27 का आंसर जो होना चाहिए सी हो जाएगा। तो देखो QR तुम लोग बताओगे, ठीक है ना, इसको अच्छे से बताना है, तुम लोग छोड़ के मत भागना यार, तुम लोग बताते नहीं हो। एक कोई है उसका मैं देख रहा हूँ, उसका कमेंट डेली आ रहा है, वो खूब अच्छे से हर एक क्वेश्चन का आंसर कर रहा है, ठीक है, तो यार तुम लोग भी कमेंट क्या करो, ठीक, पढ़ के क्या करोगे, क्वेश्चन तुम लोग सोचते होगे कि ठीक है ये तो कर लूँगा तो छोड़ दोगे। जैसे ये देखो क्वेश्चन आया फिर मैं बताया था, बताओ HNO3 कैसा होता है, यहाँ पे बोला है नाइट्रेटिक मिक्सचर है, नाइट्रिक एसिड कैसा एक्ट करता है, एसिड बेस कैटलिस्ट की तरह से, तो बेस की तरह से करता है, ये जो क्वेश्चन दिया गया है बताओ। तो इस सबका जो इजी थोड़ा है, जो तुम मुझे लगता है तुम लोग कर लोगे, इसलिए मैं तुम लोग के ऊपर रखता हूँ। जैसे ये बताओ क्वेश्चन बोला कि मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड द इलेक्ट्रोफिलिक अटैक, तो बताओ ये कौन सा इफेक्ट इसका है, प्लस एम है, ठीक है, तो सबसे अच्छा इलेक्ट्रोफिलिक अटैक किसका होगा, आंसर इसका ए हो जाएगा। वैसे मैं तुम्हारे लिए रखा था लेकिन मैं बता दिया, ठीक है। इन सब डीएक्टिवेटिंग है, ये सब डीएक्टिवेटिंग, इसलिए आंसर नहीं होंगे। इसका भी आंसर तुम लोग बताओगे, मैं इसका भी तुम ही लोग बताओगे। 28 नंबर का देखो क्वेश्चन है, यहाँ पे एनिलीन है, बेंजीन है और नाइट्रोबेंजीन है। सोचो
तो बताना है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मीन्स क्या कि कौन सा प्लस एम इफेक्ट जिसका ज़्यादा होगा वो अच्छा ही देगा। तो सबसे पहला यहाँ पे एनिलीन है, एनिलीन का जानते हैं प्लस एम इफेक्ट लगता है, प्लस एम इफेक्ट लग रहा है तो आर्थो पैरा डायरेक्टिंग हुआ तो अच्छा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा। फिर बेंजीन है, उस पर कोई इफेक्ट नहीं है, इसका माइनस लग रहा है तो हमारा फर्स्ट सेकंड उसके बाद थर्ड हो जाएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड। 29 का क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्वेश्चन बोला कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। देखो यहाँ पे बेंजीन है, यहाँ पे प्लस एम इफेक्ट लग रहा है, इसका माइनस, और यहाँ पे इसका भी प्लस एम लग, लेकिन अच्छा प्लस एम किसका लग रहा है, इसका प्लस एच, इसका प्लस एम, तो थर्ड हो जाएगा, फिर सेकंड हो जाएगा, फिर फर्स्ट हो जाएगा, फिर फोर्थ लास्ट में हो जाएगा। तो थर्ड, सेकंड, फर्स्ट और फोर्थ लास्ट में, ये आंसर हो गया। ठीक है ना। इन क्वेश्चन का आंसर तुम लोग कमेंट करके बताना भाई लोग, ठीक है ना भाई लोग। ये देखो 30 नंबर क्वेश्चन क्या है कि इलेक्ट्रोफाइल क्या होते थे, बताओ। क्लोरीनेशन में इलेक्ट्रोफाइल क्या होता था हमारा, ये होता था। और इसी तरीके से नाइट्रेशन में इलेक्ट्रोफाइल क्या होता था, NO2 होता था। अभी मैं बता के आया हूँ आंसर, क्या ये और ये हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है कि बताओ ट्रू स्टेटमेंट अबाउट द बेंजीन अमंग द फॉलोइंग। तो क्या होता है, देखो ये लिखा कि अनसैचुरेटेड बेंजीन इजिली अंडरगो एडिशन, ये एनसीईआरटी लाइन में लिखा है, मैं वहाँ पे लिखा भी हूँ, ठीक है ना, उसको देख लेना, एनसीईआरटी में मैं करवाया हूँ वहाँ पे। ठीक है, ये गलत है, वहाँ पे अनसैचुरेशन इसलिए अंडरगो नहीं आता है एडिशन रिएक्शन में। ये लिखा है कि इस कार्बन कार्बन बॉन्ड बेंजीन 2 टाइप के बॉन्ड नहीं होते, सब सेम टाइप के ही बॉन्ड होते हैं। साइक्लिक डीलिक्विलाइजेशन होता है पाई बॉन्ड का होता है। ठीक है, ये गलत हो गया। मोनो सब्स्टिट्यूशन ऑफ बेंजीन गिव 3 आइसोमेरिक प्रोडक्ट, ये गलत है। ठीक है, ये जो है यक्स, इसको तुम लोग बताओगे। ठीक है, तो जितना भी टॉपिक था हमारा कवर हो चुका है यार। वीडियो थोड़ी लंबी बन रही है क्योंकि तुम लोग जान रहे हो कि मैं वैसे 4 टॉपिक बोलता हूँ कि इसमें 4 टॉपिक हैं हाइड्रोकार्बन के। ठीक है, लेकिन यार मैं सोचता हूँ कि तुम्हारा कुछ छूटे ना, इसलिए मैं पूरा अच्छे से कवर करवा रहा हूँ। है तुम्हारे 4 टॉपिक जो तुम लोग देखोगे। नेम रिएक्शन मतलब कन्वर्जन रिएक्शन था, कन्वर्जन में सोचो जितना भी रिएक्शन होगा सब आएगा ना यार, तो पूरा टॉपिक हो जा रहा है, इसलिए कुछ छोड़ने लायक है नहीं। तुम लोग अच्छे से यार प्रिपेयर कर लेना, और इसका PDF मैं टेलीग्राम चैनल पर भेज दूंगा। सो वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।